नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यस पर स्टडी में। आज हम सब फिर एक नए वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी वीडियो आपके आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम सब दोस्तों सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कवर करेंगे। आज जो क्वेश्चन पेपर हम सब कवर करेंगे 21/8/2023 में जो आपका सीटेट का एग्जाम हुआ था, उसी दिन ये क्वेश्चन पेपर पूछा गया था। और ये दोस्तों पेपर 2 है। पेपर 2 के अंतर्गत हम सब बाल विकास के जो 30 क्वेश्चन है उसको देखेंगे, सामाजिक अध्ययन के 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसको, और हिंदी के जो 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस 30 क्वेश्चन को कवर करेंगे। टोटल 120 क्वेश्चन और 120 नंबर आज हम सब पक्का करेंगे। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो यह चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की अगर हम सब बात करें तो 2011 से अब तक जितने भी आपके सीटेट के एग्जाम हुए सभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया जा चुका है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जाके आप किसी भी ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों आइए चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं और क्लास की शुरुआत करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन की शुरुआत होती है। सीडीपी की बात करें तो सीडीपी में टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 15 क्वेश्चन आपके आते हैं पेडागोजी से और 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके विषय वस्तु से, कंटेंट से। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है उस पर हम सब बढ़ते हैं। इसमें बाइगोस्की से संबंधित पहला क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ करें, बाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए। किसके अनुसार? आपको बाइगोस्की के अनुसार बताना है कि बाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने के लिए एक टीचर को क्या करना चाहिए। अब इसको बताने के लिए सबसे पहले आपको बाइगोस्की के बारे में जानना होगा। बाइगोस्की थे कौन, इनके सिद्धांत का नाम था, इनका फोकस किस पे था, यह सब जानेंगे तभी तो आप बता पाएंगे ना। थ्योरी क्लास में हम सब इसके बारे में विस्तार पूर्वक से आपको बता ही रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा बता देते हैं। इनके जो सिद्धांत का नाम था, इनके सिद्धांत का नाम था दोस्तों सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत था। इनके सिद्धांत का नाम, इनके सिद्धांत के नाम से स्पष्ट हो रहा है इनका फोकस किस पे था, समाज से था, संस्कृति से था, इन सब पे इनका फोकस था। इन्होंने जो जिस पे फोकस किया एक था जेटपीडी और पाड़ देना को भी दोस्तों इसको फोल्डिंग कहते हैं। उसे इसको फोल्डिंग कहते हैं। पाड़ देना का मतलब होता है कि जैसे बच्चा कुछ बताना चाह रहा है, कुछ बता ले जा रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत फंस रहा है, उसे आप थोड़ा सा पाड़ दे देंगे, थोड़ा इसको फोल्डिंग कर देंगे तो वह बच्चा पूरा बता देगा। यह पाड़ देना होता है। और उसके बाद इन्होंने अपना जो फोकस किया था जेडपीडी पे किया था। इन्हीं सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम अपने ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। छात्रों को जानकारी और ज्ञान प्रदान करना। सेकंड ऑप्शन है आलंबन के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना। थर्ड ऑप्शन है छात्र को पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से सीखने की अनुमति देना। फोर्थ ऑप्शन केवल। देखिए केवल ऑप्शन है, अगर आपके जिस भी ऑप्शन में केवल मिल जाए, सिर्फ मिल जाए, मात्र एक मिल जाए, यह सब निगेटिव पॉइंट होते हैं। ये ऑप्शन आपका सही हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन फोर्थ सही नहीं होगा, लेकिन हम पढ़ लेते हैं पूरा। केवल उन्हीं कार्यों को देना जो विद्यार्थी वर्तमान में स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं, यह गलत हो जाएगा। देखिए इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, आलंबन के माध्यम से छात्र को सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना। अगर आपने पाड़ को पढ़ा है, आप कहेंगे आपने पाड़ की बात किया था। पाड़ का मतलब आलंबन भी होता है। आप इसकी इंग्लिश देखेंगे, यहाँ पे देखिए इसको फोल्डिंग लिखा गया है, इंग्लिश इसका वही है, सेम है, इसके फोल्डिंग। अब आलंबन का मतलब होता है वही चीज कि बच्चा कुछ चीज बताना चाह रहा है, उसमें अगर थोड़ा सा आप उसका सहयोग कर देंगे। जैसे सहयोग कौन कर सकता है? टीचर कर सकते हैं, बच्चे कर सकते हैं, उसे सहपाठी कर सकता है, या फिर माता पिता कर सकते हैं, या कोई भी कर सकता है। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। आई होप आप यहाँ पे इस क्वेश्चन के बारे में समझ गए होंगे। और इसके इंपॉर्टेंट है बैगोस्की का सिद्धांत, आप याद रखिएगा, सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत दिए थे। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन करें, किशोरावस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। किसकी बात करें? किशोरावस्था की बात करें। अब किशोरावस्था की अगर हम सब बात करें तो जो सही नहीं वही आपका राइट आंसर होगा। कह रहे हैं किशोरावस्था एक सामाजिक रचना है। सेकंड है किशोरावस्था को आमतौर पर यौवन से शुरू करने के लिए माना जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो यौन परिपक्वता और पुनरुत्पादन की क्षमता की ओर ले जाते हैं। थर्ड है किशोरावस्था बचपन और वयस्कता के बीच विकासात्मक संक्रमण है, जिसमें शारीरिक, संज्ञानात्मक और मनोसामाजिक परिवर्तन होते हैं। फोर्थ ऑप्शन है विभिन्न संस्कृति के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और इसे अनुभव करते हैं। देखिए इसमें जो नहीं गलत है, गलत आपका फोर्थ हो जाएगा। क्या सभी कल्चर के बच्चे एक ही साथ में किशोरावस्था को जाते हैं और एक ही अनुभव करते हैं? नहीं दोस्तों। क्या जो बच्चा यूपी में रह रहा है वह जब किशोरावस्था में जाएगा उसका अनुभव, या फिर जो दक्षिण भारत में बच्चा रह रहा है उसका अनुभव, दोनों का सेम रहेगा? नहीं सेम रहेगा। तो ऑप्शन इसमें फोर्थ ऑप्शन गलत है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें जो अगला क्वेश्चन पूछा गया है,
करें सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसलिए उत्सुकता से भाग लेती है क्योंकि वह नगद का प्रथम पुरस्कार जीतने में रुचि रखती है। सुजाता है, देखिए एक बच्ची है जो नृत्य प्रतियोगिता में भाग ले रही है। ले क्यों रही है? क्योंकि उसे नगद पैसा चाहिए, पुरस्कार के लिए नगद पैसे के लिए वह उसमें भाग ले रहे हैं। इसे आप क्या कहेंगे? आंतरिक रूप से प्रेरित कहेंगे, बाह्य रूप से प्रेरित कहेंगे, महारत उन्मुख अभ्यर्थी कहेंगे, असफलता परिहार विद्यार्थी कहेंगे। ये दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट होगा, इसे सॉरी ऑप्शन सेकंड होगा, बाहरी रूप से अप्रेरित। अब आपको हम थोड़ा सा बता देते हैं, जो आंतरिक रूप से प्रेरित होता है और बाह्य रूप से अप्रेरित होता है, दोनों में अंतर क्या है। जैसे किसी बच्चे का एग्जाम लगा हुआ है, सुबह एग्जाम है, बच्चा 2 बजे रात, 1 बजे रात, 12 बजे रात उठ के पढ़ रहा है, यह आपका आंतरिक अप्रेरणा है। आंतरिक अप्रेरित है कि वह उसे एग्जाम में पास करना है, अच्छा नंबर लाना है, इसलिए वह 2 बजे रात, 1 बजे रात उठ के पढ़ रहा है। और कोई बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, अब उसके माता पिता बोले बेटा स्कूल जाओ, 5 रुपए हम देते हैं, वह बच्चा स्कूल तो गया लेकिन किस लिए गया? पैसे पाया तब गया। यह आपका बाह्य प्रेरित हो गया। दोनों में आप अंतर समझ गए होंगे। यहाँ पे कौन सा लगेगा? ऑप्शन सेकंड लगेगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। विद्यार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। जैसे भी आप एक टीचर हैं, आपके क्लास में अलग अलग कल्चर से बच्चा आ गया, अलग अलग शहर से बच्चा आ गया। जैसे कुछ बच्चे आ गए यूपी से आ गए, कुछ बच्चे दक्षिण भारत से आ गए, कुछ बच्चे साउथ से, वो पूर्वोत्तर से आ गए हैं, तो अगर कुछ बच्चे पंजाबी आ गए, अभी आप एक टीचर होने के नाते क्या करेंगे? ऑप्शन आपके पास है। मतभेदों को असामान्य और एक प्रकार की कमी के रूप में स्वीकार करना चाहिए। कह रहे हैं इसे कमी के रूप में स्वीकार करने, मतभेदों को एक असामान्य तरीका है और इसे एक कमी देखें, क्या ऐसा कहना चाहिए? इसे आपको नहीं कहना चाहिए। व्यक्तिगत भिन्नताओं को नजरअंदाज उन्हें करें, आप अपने मन से पढ़ाइए, उनकी जो भिन्नता है उसे नजरअंदाज कर दीजिए, ऐसा भी आपको नहीं कहना है। थर्ड ऑप्शन है, भिन्नताओं को मानव विविधता के प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए। ये तो सही लग रहा है। फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, सभी विद्यार्थियों के लिए एक अनन्य और समान पाठ्यक्रम लागू करना है। ये भी गलत हो जाएगा। आप एक जितने भी विद्यार्थी हैं जिस कल्चर के हैं, आपको एक ही पार्ट वहां पर शुरू कर देना चाहिए, एक ही तरीके से पढ़ाना चाहिए, जो कि ये गलत हो जाएगा। राइट आंसर इसमें थर्ड हो जाएगा। भिन्नताओं को मानव विविधता के प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए, और जो जिसका कल्चर है उसे छोड़ने के लिए नहीं कहना चाहिए, उसे कल्चर में है उसे ज्ञान देना चाहिए और दूसरे बच्चों को उनका कल्चर को सिखाना चाहिए। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। करें एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन कैसा होना चाहिए? गतिशील होता है, वस्तुनिष्ठ होता है, योगात्मक होता है, मानक संदर्भित होता है। कैसी क्लास है दोस्तों? एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन कैसा होना चाहिए, कैसा होता है? तो राइट आंसर में हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन दोस्तों, डायनेमिक, गतिशील होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और इसे स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है? पहला ऑप्शन है ध्यान देना, सेकंड ऑप्शन है क्षय देना, थर्ड ऑप्शन है भूलना, लास्ट ऑप्शन है पुनर्प्राप्ति। राइट आंसर इसमें हो जाएगा ध्यान देना। दोस्तों कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी अर्थ निर्माण और इसे स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है? कौन सा आगे है दोस्तों? ध्यान देना। अगर आप ध्यान ही नहीं देंगे तो आगे अगले स्टेप कैसे जान पाएंगे? नहीं जान पाएंगे। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। करें निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्रों को जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है? किसकी बात कर रहे हैं? ऐसा कौन सा उदाहरण है जिसमें छात्रों को जानकारी का विश्लेषण करना पड़ता है? तो ऑप्शन पहला ऑप्शन है टू किल मार्किंग वर्ड उपन्यास का कथानक क्या है? देखिए विश्लेषण मतलब होता है कि विस्तार पूर्वक जानना, विश्लेषण करना, एक एक पहलू का उसे चेक करना। तो सेकंड ऑप्शन है टू किल ए टू किल ए मार्किंग वर्ड उपन्यास का विषय क्या है? थर्ड ऑप्शन टू किल मार्किंग वर्ड के लेखक प्रतीकवाद का उपयोग कैसे करते हैं? फोर्थ ऑप्शन है टू किल मार्किंग वर्ड का नायक कौन है? अब इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा जो आपका फोकस करेगा विश्लेषण पे? तो राइट आंसर इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, टू किल ए मार्किंग वर्ड के लेखक प्रतीकवाद का उपयोग कैसे करते हैं। इसमें देखिए इसका कोई फिक्स आंसर नहीं निकल रहा है कि एक फिक्स आंसर निकल जाए। प्रतीकवाद का उपयोग कैसे करते हैं? अब इसे अगर आप अलग अलग बच्चों से पूछेंगे तो उनका अलग अलग जवाब होगा। क्या सेम जवाब होगा? नहीं जवाब होगा। यह बच्चों के लिए पॉजिटिव पॉइंट होता है। जैसे अगर हम पूछ लें
इसके नायक कौन है? अब हम 10 बच्चों से पूछेंगे बताइए बच्चों द किल मार्किंग वर्ड के नायक कौन है, सबका बच्चे को जवाब सेम रहेगा कि नहीं रहेगा? सबका सेम रहेगा। कथानक क्या है? इसका क्या है? सबका सेम रहेगा। विषय क्या है? विषय भी सबका सेम रहेगा। लेकिन प्रतीकवाद का उपयोग कैसे करते हैं इसे जब हम पूछेंगे सबका जवाब अलग अलग आएगा, इसलिए ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अभी कथन ये है दोस्तों, कथन कारक से संबंधित क्वेश्चन है। शिक्षकों को निरंतर अपने स्वयं के रूढ़वादिताओं और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करना चाहिए। कारण है आर है दोस्तों, सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है कि शिक्षक चिंतनशील हो। ऑप्शन है पहला ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं। ये जो है आर की सही व्याख्या करता है। सेकंड ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है लेकिन ये जो आर की सही व्याख्या नहीं करता है। थर्ड ऑप्शन है ए सही है लेकिन आर गलत है। अगला ऑप्शन है ए और आर दोनों गलत है। तो इसमें जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ए और आर दोनों सही हैं। ये जो है आर की सही व्याख्या भी कर रहा है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहे हैं कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की करल गिल्गन की आलोचना का केंद्रीय तर्क क्या था? अब देखिए जो कोहलबर्ग का सिद्धांत है, कोहलबर्ग के सिद्धांत आप जान रहे होंगे, नहीं जानते थोड़ा सा आपको हम बताते हैं क्योंकि दोस्तों ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम सब सॉल्व करें, इसमें ज्यादा थ्योरी आपको नहीं बता सकती क्योंकि बहुत वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो बाकी हम सब जब थ्योरी क्लासेस लेते हैं हर सब्जेक्ट की हर टॉपिक का तो वहां तो आपको बता ही रहे हैं। तो जो कोहलबर्ग का सिद्धांत था, इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, नैतिक तर्करा नैतिक विकास पे फोकस किया था। इनकी कहानी, इनका जो सिद्धांत है कहानी थी हिंज की कहानी। कहानी तो इन्होंने बहुत सारी लिखी, जो फेमस कहानी थी हिंज की कहानी, जिसे क्वेश्चन पूछा जाता है हिंज की कहानी का जो सारांश निकलता है तो उसमें जो हिंज था, हिंज की पत्नी बहुत बीमार थी। हिंज की पत्नी के इलाज एक दवा से हो सकती थी जो कि वहां के एक लोकल डॉक्टर ने उसे खोजा था। अब वह क्योंकि अपनी पूरी लाइफ उसमें लगा दिया था, बहुत पैसा लगाया था, उसे खोजा था। अब वो सोचा था कि इस दवा का हमने खोज किया है, इस दवा से जितना पैसा मिलेगा हम बहुत ज्यादा पैसा कमाएंगे और अपना ऐसे बहुत अच्छे से रहेंगे। अब जब इनकी पत्नी बीमार होती है, यह इनकी पत्नी सिर्फ उसी दवा से इनको राहत मिल सकती थी। अभी वह दवा को मांगने गए, वह जो डॉक्टर बनाया था वो कहा नहीं हमको इससे कम से कम 100 गुना 20 गुना 50 गुना इतना मांगा कि हमको बहुत ज्यादा पैसा मांगा, इतना दो तब हम देंगे क्योंकि हमारी पूरी मेहनत इसमें लगी हुई है। अब क्योंकि हिंज के पास पैसा था नहीं, उन्होंने बोला कि इंतजाम किया, पूरा इंतजाम नहीं हो पाया, तब अब उनके पास दो ऑप्शन बचता है। एक तो वह दवा चोरी करने, दूसरा हुआ कि अपने पत्नी को मरने दे। तो उन्होंने डिसीजन लिया कि हम दवा को चोरी करेंगे। दवा का चोरी किया और उन्होंने अपने पत्नी की जान बचाई और वह उनको पुलिस लेके पकड़ के चली गई। यह कहानी का सारांश निकलता है। इसमें जो आपके सिद्धांत थे, सिद्धांत के इन्होंने 3 चरण बताए थे और तीनों को 2-2 उपचरण थे, 6 उपचरण थे और 3 इनके चरण थे, जिसमें इन्होंने बताने का प्रयास किया कि बच्चा किस अवस्था में कौन सा चिंतन करता है। इसकी आलोचना जो की थी वह की थी कैरल गिल्गन ने। क्यों किया था? क्योंकि इनका जो प्रयोग था सिर्फ बच्चों पे ही किया था कि अगर हो सकता है कि महिलाओं पर प्रयोग किया जाता, महिलाओं की सोचने की क्षमता अलग होती है, पुरुषों की सोचने की क्षमता अलग होती है, इसलिए इन्होंने इसका विरोध किया था। ऑप्शन हम देखते हैं। पहला ऑप्शन है देखभाल की नैतिक और नारीवाद दृष्टिकोण। सेकंड ऑप्शन है बच्चों की नैतिक क्षमताओं को अधिक आंकना। थर्ड ऑप्शन है बच्चों के एक मिनट हाँ बच्चों के अध्ययन में प्रायोगिक शोध प्रणाली का उपयोग। लास्ट है स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए अध्ययन के शैक्षिक निहितार्थ। ऑप्शन इसमें जो कि आपका राइट होगा फर्स्ट ही होगा कि देखभाल भी दोस्तों नारी व दृष्टिकोण, जो महिलाएं होती हैं वो अलग तरीके से देखती हैं। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन कथन कारक से संबंधित है। वास्तविक जीवन की समस्याओं और मूर्त अनुभवों से सीखने से बच्चों को अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते मिलते हैं। कारण आ रहे विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमिक है। अब इसमें सही ऑप्शन आपको बता देना है। पहला ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं, ये जो है आर की सही व्याख्या करता है। सेकंड ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए जो है आर की सही व्याख्या नहीं करता है। थर्ड ऑप्शन है ए सही है लेकिन आर गलत है। अगला ऑप्शन है ए और आर दोनों गलत हैं। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ए और आर दोनों सही है लेकिन ये जो है आर की सही व्याख्या नहीं करता है, इसका सही व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते करें। अपठन वैकल्य डिसलेक्सिया एक स्थित खाली जगह स्थिति है जो विद्यार्थी की फिर खाली जगह की क्षमता को प्रभावित करती है। ऑप्शन है भावनात्मक चित्र बनाने के। सेकंड ऑप्शन है तांत्रिक न्यूरोलॉजिक ध्वनियों प्रतीकों को चिन्ह के साथ जोड़ने
थर्ड ऑप्शन है शारीरिक साथियों के साथ सामाजिकरण, लास्ट है संवेदी शारीरिक गतिविधियों के समन्वय। तो इसमें जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड। इसमें जो बात कर रहे हैं डिसलेक्सिया, पहले डिसलेक्सिया के बारे में आपको थोड़ा सा बता देते हैं। जो ये सिर्फ एक बीमारी होती है, डिसलेक्सिया, डिस्फ्रेक्सिया या फिर डिस्फेजिया, तो ये सब एक बीमारी, बीमारी नहीं, एक विकार होता है। विकार होता है, कुछ समय तक रहता है, बाकी अपने आप वो सही हो जाता है। बस ऐसा नहीं कि विकार हो गया बच्चों को हर समय समस्या रहेगी, हर समय समस्या नहीं रहती है। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा डिसलेक्सिया एक तांत्रिक न्यूरोलॉजिकल स्थिति है जो विद्यार्थियों की ध्वनियों को प्रतीकों चिन्हों के साथ जोड़ने की क्षमता को प्रभावित करती है। डिसलेक्सिया किसे प्रभावित करती है? डिसलेक्सिया ध्वनि के प्रतीकों को चिन्हों को जोड़ने की प्रक्रिया को प्रभावित करती है। तो ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को संकल्पनाओं और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच संबंध बनाने में मदद करके सार्थक सीखने को सक्षम बनाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि एक उपयुक्त शैक्षणिक रणनीति होगी? ऑप्शन फर्स्ट है छात्रों को नियम और परिभाषा याद करने दे। देखिए, आपको नियम रटाना, परिभाषा याद कराना, यह सब कैसे पॉइंट है? यह सब आपके निगेटिव पॉइंट है, सही नहीं हो सकते। ऑप्शन आपका फर्स्ट सही नहीं होगा। विद्यार्थियों को बहुविकल्पी प्रश्न को कार्य को पत्रक पूरी करने को कहें, यह भी गलत हो जाएगा। बहुविकल्पी नहीं दोस्तों, निबंधात्मक प्रश्न देना चाहिए बच्चों को, बहुविकल्पी प्रश्न नहीं। थर्ड ऑप्शन है विद्यार्थियों को उद्दीपक प्रतिक्रिया अनुबंधन विधि के द्वारा सीखने को कहें। लास्ट देखिए, सीखने को कहें, आप उन्हें बोल दे बच्चों उद्दीपक अनुक्रिया के द्वारा बच्चे सीखे, सीखो, तुम सब अपने से सीख लेगा, अपने से नहीं सीख पाएगा बच्चा। अगला ऑप्शन जो है छात्रों को छोटे छोटे समूह में वर्तमान मुद्दे पर शोध करने दें और अपने निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करें। यह ऑप्शन आपका राइट होगा, फोर्थ इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। कोहलबर्ग के फिर क्वेश्चन आया, कोहलबर्ग से संबंधित वही पूछ रहे हैं। नैतिक विकास के किस अवस्था में बच्चे तर्क कानूनी की नैतिक इर्द गिर्द घूमती है? अब देखिए, हमने आपको चरण बताया था ना कि 3 चरण और 6 उपचरण होते हैं। वही पूछ रहे हैं कि किस चरण में, किस अवस्था में बच्चों का तर्क कानून की नैतिक इर्द गिर्द घूमता है? ऑप्शन है पहला पूर्व पारंपरिक नैतिकता, सेकंड ऑप्शन है पारंपरिक नैतिकता, थर्ड ऑप्शन है विषमित नैतिकता, लास्ट ऑप्शन है स्वायत्त नैतिकता। तो इसमें जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाँ, इसमें जो राइट आंसर होगा पारंपरिक नैतिकता दोस्तों, क्योंकि एक परंपरा बनी है कि हमको ये करना है, अगर हम चोरी करेंगे तो हमको पुलिस पकड़ के ले जाएगी, ये परंपरा बनी हुई है। लेकिन जब बच्चा और बड़ा हो जाता है, अगले चरण में जाता है, तो वहां पर वो फेस करता है अगर कोई नियम कानून तोड़ने से किसी की जान बच रही है तो फिर हमको ऐसे नियम को नहीं मानना चाहिए, ऐसे नियम को तोड़ देना चाहिए, यह सीख लेता है। लेकिन यह कानून बनाए रखने की नैतिकता यह पारंपरिक नैतिकता होती है कि हमारे पिताजी ने माताजी ने सिखाई है कि हमको नैतिकता या काम चोरी नहीं करना, नहीं पुलिस पकड़ के ले जाएगी। तो ऑप्शन इसमें सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है? समावेशी कक्षा की बात करें, विविध दृष्टिकोण का समावेश, सेकंड है उचित समावेश का पालन, थर्ड ऑप्शन विभेदित निर्देश देना, लास्ट है प्रतिस्पर्धी लोकाचार को प्रोत्साहित करना। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ दोस्तों। उदाहरण क्या नहीं है? नहीं, यही नहीं है, प्रतिस्पर्धी लोकाचार को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहे रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य की प्रगति को दर्शाते पोर्टफोलियो एक प्रभावी प्रणाली है जो कि, किसकी बात करें? पोर्टफोलियो की। पोर्टफोलियो के बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। पहले पोर्टफोलियो होता क्या है? पोर्टफोलियो होता है दोस्तों जिसमें बच्चों का पूरा डाटा रहता है। अब आप कहेंगे डाटा कैसे रहता है? जैसे अभी आप क्लास थर्ड में है, अब थर्ड में तो आपका एक क्लास टीचर होता है जो कि आपका पूरा बायोडाटा लिखता है, आप पढ़ने में कैसे हैं, नंबर कितना पा रहे हैं, मतलब हर चीज पूरा डाटा लिखेगा। अब आप फोर्थ में चले गए, अब फोर्थ में जाने के बाद अब वो टीचर जाके तो बताएगा नहीं हाँ यह बच्चा ऐसे पढ़ने में, वो बच्चा तेज है, वो बच्चा धीमा, ऐसे तो बताएगा नहीं। ये बच्चे की क्षमता है, ये बच्चे में समस्या है, ये सब बताने जाएगा नहीं। एक पोर्टफोलियो बना रहता है जिसमें आपका पूरा रिकॉर्ड रहता है। अगले जब क्लास में आप जाते हैं, आपका वही डाटा अगले क्लास में ट्रांसफर हो जाता है। अब जो क्लास टीचर आपका बनता है वह उस पोर्टफोलियो को पढ़ लेगा, आपके बारे में जानना है, वह पोर्टफोलियो पढ़ेगा, तुरंत जान जाएगा आप में समस्याएं क्या हैं, आप किस चीज में फंस रहे हैं, ये सब डाटा उसे अपने ऑटोमेटिक मिल जाएगा पोर्टफोलियो के माध्यम से। अब पोर्टफोलियो कौन कौन बना सकता है? आप जानते रहिए, पोर्टफोलियो अध्यापक बना सकता है, बच्चे खुद भी बना सकते हैं, माता पिता भी बना सकते हैं। सेकंड कथन है
वे व्यक्तिगत छात्रों के प्रगति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। थर्ड ऑप्शन है वे मुख्य रूप से अंतिम उत्पाद की प्रस्तुति पर ध्यान केंद्रित करते हैं। लास्ट है वे छात्र अधिगम को ठोस सबूत पेश करते हैं। तो इसमें जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो राइट है, ऑप्शन नंबर इसमें फोर्थ राइट है। ऑप्शन जो दिए गए बी सी ए डी, ए बी सी और ए बी डी, ये आपका राइट है। लेकिन सी इसमें गलत है, मुख्य रूप से अंतिम उत्पाद की प्रस्तुति पर ध्यान देता है। अंतिम उत्पाद नहीं होता दोस्तों पोर्टफोलियो, यह गलत है। बाकी आपका सभी सही है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है दोस्तों? किसकी बात करें? महारत लक्ष्य अभिविन्यास की बात करें। पहला ऑप्शन है दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक निश्चित स्तर के प्रदर्शन को प्राप्त करने पर ध्यान देना। सेकंड ऑप्शन है किसी कार्य के लिए अपनी कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना। थर्ड ऑप्शन है बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने के लिए उच्च ग्रेड प्राप्त करने पर ध्यान देना। लास्ट है अपमान के डर से असफलता या सजा से बचने पर ध्यान देना। तो इसमें जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, किसी कार्य की अपनी कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना। दोस्तों महारत लक्ष्य हासिल का मतलब यही होता है कि हमारी जो कौशल है उसको समझना और उस पर उसे सुधारने के लिए ध्यान देना। तो सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का वर्णन सबसे अच्छा वर्णन करते हैं? तो इसमें प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक का सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है उसको बताना है। पहला ऑप्शन है शिक्षक कक्षा में ज्ञान और प्राधिकार का प्राथमिक स्रोत है। कह रहे हैं कि जो ज्ञान होता है सिर्फ वो टीचर के पास होता है, बच्चों के पास कोई ज्ञान नहीं होता। ज्ञान का भंडारण कौन है? टीचर है। क्या सही है? यह गलत है दोस्तों। ज्ञान का भंडारण किसके पास है? बच्चों के पास है। अगला ऑप्शन है शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है, आवश्यकता पड़ने पर आलंबन प्रदान करता है। अभी आपको हम आलंबन बताए थे, आलंबन कैसे फाइंड है? आलंबन आपका फर्स्ट टू फाइंड है, ऑप्शन आपका सेकंड सही होगा। थर्ड ऑप्शन हम देख लेते हैं शिक्षक पाठचर्या मानकों, देखिए स्टैंडर्ड की बात करें, मानकों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करने का जिम्मेदारी है, गलत हो जाएगा। शिक्षक बच्चों को स्वतंत्र रूप से सीखने देता है, उन्हें सीखने में हस्तक्षेप नहीं करता है। दोस्तों ऐसा नहीं आप स्वतंत्र रूप से सीख दें, बच्चा चाहे जैसे सीखे आप हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो ऑप्शन इसमें सेकंड इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। के पाठ्य पुस्तकों और मीडिया में विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है? जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने में किसको प्रोत्साहन मिलेगा? कह रहे हैं कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बच्चों से पूछा जा रहा है आप बताइए मीडिया में कितनी महिलाएं हैं, कितना पुरुष हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ऐसा क्वेश्चन पूछने का मतलब क्या है? किस पे यह फोकस करेगा, किसकी बात कर रहा है? तो ऑप्शन इसमें है जो पहला ऑप्शन है कह रहे हैं जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना। सेकंड है जेंडर स्थिरता को मजबूत करना। थर्ड ऑप्शन है जेंडर की पहचान को मजबूत करना। फोर्थ ऑप्शन है जेंडर भूमिका को नम्यता को हतोत्साहित करना। जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है पाठ्य पुस्तकों और मीडिया में विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है, क्वेश्चन आपका यह है। यह किसकी बात कर रहे हैं? जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाने की बात कर रहे हैं कि हम सब बात तो करते हैं लड़के और लड़की एक समान, लेकिन क्या वह सम्मान लड़कियों को दिया जाता है? अभी सब्जी लाना हो तो आप सबसे पहले किसे प्रेफरेंस देते हैं? बेटा जाके सब्जी लाओ मार्केट से। क्या लड़की सब्जी नहीं ला सकती? ला सकती है। घर में कोई गेस्ट आ गए, बेटी चाय बना दो, तो क्या बेटा चाय नहीं बना सकता? बना सकता है। यह दोस्तों कैसा किस पे फोकस करता है? जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठा रहा है कि पाठ्य पुस्तकों में ज्यादा से ज्यादा कहानियां, राजा की कहानी, इसकी कहानी, उसकी कहानी, ऐसा किया जाता है। क्या इसमें महिलाओं को सम्मान दिया जाता है? नहीं दिया जाता। इसलिए एनसीईआरटी में जो सुनीता विलियम्स का बात किया गया है, इन सब महिलाओं को शामिल किया गया है। इन सबका शामिल करने का उद्देश्य बस वही है कि जेंडर रूढ़वादियों को समाप्त करना। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। जिन पियाजे के अनुसार चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता जैसे यक्ष को अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता खाली जगह के दौरान विकसित होती है और विद्यार्थियों को खाली जगह सीखने में सक्षम बनाती है। सबसे पहले हम जिन पियाजे की बात करते हैं। जिन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत था, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का, इन्होंने पूरा फोकस किया था। इनकी अगर हम सब बात करें तो इन्होंने 4 चरण बताए थे। 4 चरण कौन कौन से चरण थे उसको हम बता देते हैं। जैसे पहला इनका चरण था
संवेदी गामक अवस्था, जो संवेदी गामक अवस्था था दोस्तों, उसमें इन्होंने 0 से लेकर 2 वर्ष तक बताया था बच्चों के, जब बच्चा पैदा होता है तब से लेके और 2 वर्ष तक जब बच्चा होता है वह संवेदी गामक अवस्था में होता है। इसके बाद इन्होंने जो दूसरी अवस्था बताई थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से लेके 7 वर्ष तक बच्चा होता है वह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था प्री ऑपरेशनल स्टेज में रहता है। इसके बाद जो थर्ड चरण था इनका वह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठोस संक्रियात्मक अवस्था, यह सब आपको देखने को मिलता है, जो कि आपका कब से 7 से लेके 11 वर्ष तक होता है। इसके बाद लास्ट जो चरण था वह 11+ आप कर सकते हैं, जिसे हम औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत बात करते हैं। अब इसमें जो पूछ रहा है तो कह रहे हैं जैसे यक्ष को अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता हो दोस्तों, वह क्या कर रहा है, यक्ष जैसे अभी हम सवाल देते हैं माना यक्ष है, माना वाई है, ऐसा विकास बच्चे को किस अवस्था में होता है वही आपको बताना है। पहला ऑप्शन है, एक मिनट, इसमें पहला अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बीजगणित की गणना, सेकंड ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था संरक्षण और क्रमबद्धता, थर्ड ऑप्शन है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बीजगणित और गणना, फोर्थ ऑप्शन है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था संरक्षण और क्रमबद्धता। तो राइट आंसर इसमें थर्ड हो जाएगा दोस्तों, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बीजगणित और गणना। वह दोस्तों इतना समझदार हो गया है, नियम बना ले रहा है कि हम किसी संख्या को यक्ष मान लेंगे, हम सॉल्व कर लेंगे, इसलिए थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। आलोक निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है, पढ़ते समय सिर को अजीब स्थिति में पकड़ना, आंख को बार बार मूंदना और रगड़ना, आंख की लाली सूजन, अक्षर की पहचान में भ्रमित होना, यह किससे संभावित लक्षण हो सकते हैं। पहला ऑप्शन है दृष्टि संबंधी समस्या, सेकंड ऑप्शन है भाषा की समझ की समस्या, थर्ड ऑप्शन है स्वायलता विकार, लास्ट ऑप्शन है संसार संबंधी विकार। वो किससे समस्या से जूझ रहा है दोस्तों, वह जूझ रहा है दृष्टि संबंधी समस्या से जूझ रहा है दोस्तों, जिसमें वह देखने में समस्या हो रही है, आंख लाल हो जा रहा है, सर पकड़ रहा है, वह दृष्टि संबंधी समस्या से जूझ रहा है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अभी कहते हैं ए है, एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों और शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए। कारण आ रहे हैं समावेशन का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की वकालत करता है। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है, ये जो है आर की सही व्याख्या करता है। सेकंड ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है, ये जो है आर की सही व्याख्या नहीं करता है। लास्ट थर्ड ऑप्शन है ए सही है लेकिन आर गलत है। लास्ट ऑप्शन है ए और आर दोनों गलत है। तो अगला इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही है लेकिन आर इसमें गलत है, यह ऑप्शन आपका गलत है, यह सही है। तो अगले क्वेश्चन चलते हैं। ले बैगोस्की के अनुसार बच्चे खाली जगह के साथ अंतःक्रिया के अनुभव से लाभान्वित होते हैं और उन कार्यों को कर पाते हैं जो उनके समीप दूरमुखी विकास के क्षेत्र के हैं। ऑप्शन है पहला अधिक जानकार अन्य अंदर, सेकंड ऑप्शन है अधिक जानकार अन्य बस बाहर, थर्ड ऑप्शन है भौतिक वातावरण अंदर, लास्ट ऑप्शन है भौतिक वातावरण बस बाहर। तो इसमें जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट सही होगा, अधिक जानकार अन्य अंदर। करें ले बैगोस के अनुसार बच्चे अधिक जानकार होते हैं के साथ अंतःक्रिया अनुभव लाभान्वित होते हैं और उन कार्यों को कर पाते हैं जो उनके समीप दूरमुखी विकास क्षेत्र के बाहर होते हैं, जो उनके विकास अंदर, हाँ अंदर होते हैं ना कि बाहर होते हैं, कि वह अंतःक्रिया अधिक जानकार होते हैं और विकास दूरमुखी उनके अंदर जितने भी चीज होती हैं उस कार्य को वह कर पाते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। इसमें जो अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक शिक्षिका ने नोटिस किया कि उसका एक छात्र अत्यधिक विचलित और उसे कक्षा के दौरान ध्यान देने में परेशानी होती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्र को केंद्रित करने में मदद करने के लिए एक प्रभावी रणनीति होगी। इसकी जो बच्चों की समस्या है उसे दूर करने के लिए बात करें, छात्र को कक्षा के दौरान बार बार करने के कार्य देना, क्या आप उसे बार बार कार्य करने के देंगे तो वह सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन है छात्र को सख्ती से अपना अवधान अवधि बढ़ाने के लिए कहना, शक्ति दिखाना दोस्तों, बच्चों को शक्ति दिखाएंगे, बच्चे इसमें सर्वय होता है, बच्चे को आप शक्ति नहीं दिखा सकते। अगला ऑप्शन है स्वनियमन और समय प्रबंधन के लिए छात्र को टाइमर देना, अभी तो सही लग रहा है। लेकिन अगला है माता पिता को बुलाकर, यह भी गलत हो जाएगा, बच्चा नहीं सीख पा रहा है माता पिता को बुलाएंगे, यह ऑप्शन गलत होगा। राइट आंसर यही है
स्वनियमन और प्रबंधन के लिए छात्रों को टाइमर देना है। बच्चे देखो आपके पास कितना टाइम है, इसलिए इसमें सॉल्व करने का प्रयास करें, तब बच्चा थोड़ा जल्दी करने का प्रयास करेगा। तो अगले ऑप्शन पे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पहले फिर ऑप्शन देखते हैं। कथन कारक से संबंधित क्वेश्चन है। अभी कथन है, छात्रों को अच्छा प्रदर्शन करने और स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना है यदि उनको अपने स्कूल में भावनात्मक लगाव है और वे मानते हैं उनका होना मायने रखता है। ऑप्शन कारण आ रहे हैं, भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सही विकल्प बताइए, ए और आर दोनों सही हैं, ये जो है आर की सही व्याख्या करता है। सेकंड ऑप्शन है, ए और आर दोनों सही हैं, ये जो है आर की सही व्याख्या नहीं करता है। थर्ड ऑप्शन है, ए और सही है लेकिन आर गलत है। अगला ऑप्शन है, ए और आर दोनों गलत है। राइट आंसर इसमें फर्स्ट हो जाएगा, ए सही है लेकिन आर इसमें, ए और आर दोनों सही हैं, जो कि ए जो है आर की सही व्याख्या भी कर रहा है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत है दोस्तों? किसकी बात करें? संरचनावादी की बात करें। पहला ऑप्शन है, शिक्षकों के छात्रों को प्रत्यक्ष निर्देश और स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिए। सेकंड ऑप्शन है, अधिगम तब होता है जब छात्रों को शिक्षकों से सही उत्तर प्रतिपुष्टि मिलती है। थर्ड ऑप्शन है, छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। यह ऑप्शन तो बहुत बढ़िया है दोस्तों, पर्यावरण के साथ सीखने की बात कर रहे हैं। अगला ऑप्शन है, अधिगम मुख्य रूप से एक निष्क्रिय प्रक्रिया है। यह तो गलत हो जाएगा, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन इसमें थर्ड ही होगा, छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कथन कारक से संबंधित है। करेक्ट अभिकथन ए है, एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना कम सक्षम होता है शिक्षक को उतने अधिक संकेत व इशारे देनी चाहिए और जैसे जैसे बच्चा अधिक से अधिक कर सकता है शिक्षक को कम से कम मदद करनी चाहिए। देखिए अभी हमने आपको ऊपर बताया था तो इसी की बात किया था ना कि धीरे पहले हमको शुरू में ज्यादा देना चाहिए, धीरे धीरे उसे कम कर देना चाहिए। ये तो सही ऑप्शन लग रहा है। अगला है, बुद्धि को बुद्धिलब्धि की गणना करके सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता। ऑप्शन इसमें जो दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है, ए और आर दोनों सही हैं, ये जो है कि सही व्याख्या कर रहा है, व्याख्या तो नहीं कर रहा है दोस्तों, या व्याख्या नहीं कर रहा है। ए और आर दोनों सही हैं, ये जो है आर की सही व्याख्या नहीं करता। हाँ ये ऑप्शन आपका सही होगा, ए और आर दोनों जो है सही हैं, दोनों ऑप्शन सही हैं। इसे लेकिन व्याख्या या कहाँ कर, व्याख्या तो कर ही नहीं रहा है, ऑप्शन इसमें सेकंड इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका है, हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण की प्रक्रिया की विशेषता है? किसकी बात करें? सामाजिकरण प्रक्रिया की बात करें। जो सामाजिकरण की प्रक्रिया की विशेषता उसको बताना है। ऑप्शन है पहला, यह पहले कथन दिए गए, यह एक रैखिक प्रक्रिया है। क्या सामाजिकरण एक रैखिक प्रक्रिया होती है? सेकंड ऑप्शन है, यह जटिल प्रक्रिया है। तो जटिल प्रक्रिया आपका सामाजिकरण तो होता है दोस्तों, जो सामाजिकरण आपका होता है वह जटिल प्रक्रिया होती है, रैखिक नहीं होती है। ये तो नहीं सही होगा, लेकिन हम देखें और भी देखते हैं ऑप्शन। यह एक बहुआयामी प्रक्रिया है, यह भी सही लग रहा है। यह विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से होती है, यह भी सही है। मतलब बी सी डी है कहाँ पे? ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर, बी सी डी इज राइट आंसर, यह ऑप्शन आपका सही है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कथन कारक से संबंधित है। अभिकथन ए है, वह कोई उपदेशात्मक निरीक्षण क्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करता है। कारण विकास प्रकृति में निरंतर होता रहता है। विकास की बात करें तो वृद्धि और विकास में अंतर आप जान रहे होंगे। वृद्धि जो होता है, वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है, विकास जो कि हर समय निरंतर चलता रहता है, उसकी गति तेज धीम हो सकती है लेकिन खत्म नहीं होता है विकास। तो यह ऑप्शन आपका सही होगा। इसमें जो राइट आंसर होगा यही फर्स्ट ही ऑप्शन सही होगा, ए और आर दोनों सही है, व्याख्या भी सही कर रहा है। लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आज के। एक प्रारंभिक विद्यालय में शिक्षक छात्र के शैक्षणिक आत्म संप्रत्यय के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। ऑप्शन है, सभी विद्यार्थियों से बहुत कम अपेक्षाएं रखना। सेकंड ऑप्शन है, छात्रों में स्वायत्तता और पहल को दंडित करना। थर्ड ऑप्शन है, छात्रों में स्वायत्तता और पहल को पुरस्कृत करना। लास्ट ऑप्शन है, विशेष छात्रों में से बहुत कम उम्मीद रखना। विशेष छात्रों से बहुत कम उम्मीद आप रखिए, क्या इससे होगा? नहीं, राइट आंसर इसमें छात्रों में स्वायत्तता और पहल को पुरस्कृत करना दोस्तों, ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। यहाँ पे आज हम सब दोस्तों जो आपके
सीडीपी के 30 क्वेश्चन थे उसको कवर किए, जो कि आपके सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे। अगर हम सब सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान की बात करें तो इसमें टोटल दोस्तों 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 40 क्वेश्चन आपके आते हैं कंटेंट से, 20 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं पेडागोजी से पूछे जाते हैं। तो हम सब पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कथन कारक से संबंधित क्वेश्चन है। अभिकथन ए तथा कारण आर को ध्यान से पढ़ें। अभिकथन ए है 1960 में द्विभाषी बंबई प्रांत को मराठी और गुजराती भाषी लोगों के लिए दो अलग अलग राज्यों में बांटा गया। किस सन में? 1960 में। कारण आ रहे 1966 में पंजाब का भी विभाजन दो राज्यों में हुआ, पंजाब पंजाबी भाषियों के लिए और हरियाणा हरियाणवी या हिंदी बोलने वालों के लिए। क्या यह दोनों कथन सही है दोस्तों? तो हम सब ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है दोनों ए और आर सही है, आर जो है ए की सही व्याख्या कर रहा है। सेकंड ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। थर्ड ऑप्शन है ए सही है किंतु आर गलत है। अगला ऑप्शन है ए सही है ए गलत है किंतु आर सही है। तो राइट आंसर इसमें सेकंड हो जाएगा दोस्तों, ए और आर ये दोनों ऑप्शन दोनों कथन सही है, लेकिन क्या यह व्याख्या कर रहा है? व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए यह ऑप्शन आपका राइट होगा। ऑप्शन तो दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं हो रहा है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। पहले खाली जगह है, कह रहे हैं कि ये कारण लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। किसके कारण? ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है भौगोलिक समीप्य, थर्ड है धार्मिक समानता, कथन है दोस्तों थर्ड कथन, सेकंड कथन था, थर्ड कथन है समान भोजन, लास्ट है भाषाई समानता। किसके कारण दोस्तों लद्दाख को छोटा तिब्बत कहा जाता है? ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है ए और बी और सी सही है, सेकंड ऑप्शन है बी सी और डी सही है, थर्ड ऑप्शन है ए बी और डी सही है, लास्ट ऑप्शन है ए बी सी डी चारों सही है। तो राइट आंसर इसमें सेकंड हो जाएगा। भौगोलिक सामीप्य के बाद करण नहीं कहा जाता दोस्तों, क्योंकि अगर तिब्बत की बात करें तो तिब्बत कहाँ पे स्थित है और आपके लद्दाख कहाँ पे स्थित है, दोनों में बहुत अंतर है। भौगोलिक सामीप्य के लिए नहीं दोस्तों, धार्मिक समानता वहां पे एक जैसी है, समान भोजन है और भाषाई समानता भी देखने को मिलती है, इसलिए ऑप्शन इसमें सेकंड इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। 7वीं शताब्दी के प्रारंभ से निम्नलिखित में से किस विचार पर लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया? पहला ऑप्शन है केवल मानव जाति जीवन के अनंत चक्रों से गुजरते हैं, सेकंड है सभी व्यक्ति जन्म के समय समान होते हैं, थर्ड ऑप्शन है व्यक्तिगत प्रयासों से पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है, लास्ट है सामाजिक विशेषाधिकार किसी का जन्म का परिणाम है। इस पर सवाल उठाना शुरू कर दिए थे, जो कि फोर्थ ऑप्शन है। कह रहे हैं कि सामाजिक जो विशेषाधिकार है किसी जन्म का भी परिणाम है, जो इस पे सवाल उठाना शुरू कर दिए थे, जो कि यह ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। क्या चीज वायु को पृथ्वी के चारों ओर बनाए रखती है? कह रहे हैं जो पृथ्वी के चारों ओर फैली है वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। और क्या चीज वायु को पृथ्वी के चारों ओर बनाए रखती है? ऑप्शन है पहला पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, सेकंड है सूर्य की उष्मा, थर्ड है पृथ्वी पर चट्टानों और महासागर, लास्ट है चांद का गुरुत्वाकर्षण बल। तो इसमें जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल के कारण दोस्तों पृथ्वी के चारों ओर बनाए रखते हैं। ऑप्शन इसमें फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अभिकथन ए तथा कारण आर को ध्यान से पढ़ें। अभिकथन ए है शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक भव्य सुसंगत संश्लेषण में लाई गए। कारण आ रहे हैं उनके शासन में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे, विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? सही विकल्प को आपको चुनना है। पहला ऑप्शन है ए और आर सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, सेकंड है ए और आर सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, थर्ड ऑप्शन है ए सही है किंतु आर गलत है, लास्ट ऑप्शन है ए गलत है किंतु आर सही है। तो चूंकि इसमें जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट ही सही है, ए और आर दोनों सही हैं, इसकी व्याख्या भी सही हो रहा है। कह क्या रहे थे
शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक भव्य सुसंगत संश्लेषण में लाए गए, यह सही है दोस्तों। और कारण आ रहे हैं उनके शासन में अनवरत निर्माण काल चलते रहे, विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में, इसकी व्याख्या भी सही हो रहा है। तो अगले क्वेश्चन चलते हैं। हमारा सौर परिवार निम्नलिखित खगोलीय पिंडों से बना है। ऑप्शन है पहला नक्षत्र मंडल, ग्रह और सूर्य से बना है। सेकंड ऑप्शन है उपग्रह, ग्रह, ध्रुव तारा। थर्ड ऑप्शन है सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र उल्कापिंड। लास्ट ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, सप्तऋषि। दोस्तों हमारा जो सौर परिवार है वह किन खगोलीय पिंडों से बना है? आप कहेंगे ऑप्शन थर्ड सही होगा, वह सूर्य से बना है, ग्रह से बना है, उपग्रह से बना है, क्षुद्र ग्रह से बना है और उल्का पिंड से भी बना है। तो हमारा इसी सबको मिलाकर सौर परिवार के नाम से जानते हैं। ऑप्शन इसमें जो करेक्ट होगा थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहे हैं कथन ए तथा कथन बी को ध्यान से पढ़ें। पहला कथन है, ए कथन जो है, जेम्स मिल ने 1817 में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया 3 भागों में प्रकाशित किया। बी है, इसमें उन्होंने भारतीय इतिहास को 3 कालों, प्राचीन, मध्य और आधुनिक कालों में बांटा। तो ऑप्शन है सही विकल्प आपको चुनना है, ए और बी दोनों सही हैं। सेकंड ऑप्शन है ए तथा बी गलत, दोनों दोस्तों ए तथा बी दोनों गलत हैं। थर्ड ऑप्शन है ए सही है किंतु बी गलत है। लास्ट ऑप्शन है ए गलत है किंतु इसमें बी सही है। अब इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए इस क्वेश्चन में अपवाद था। अपवाद क्या था? देखिए इसमें जो कह रहे थे कि यह एकदम सही चीज है कि जेम्स मिल ने 1817 में अपनी पुस्तक को प्रकाशित किया था जिसका नाम था ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश ऑफ इंडिया, इसको प्रकाशित किया था। इसी में इन्होंने भारतीय इतिहास को 3 कालों में बांटा भी था, जिसमें बताया था प्राचीन, मध्य और आधुनिक काल में बांटा भी था, यह भी सही है। लेकिन दोस्तों जो भारतीय इतिहासकार थे उन्होंने इसे नकार दिया था, ऑप्शन सेकंड को नकार दिया था। इन्होंने माना कि यह जो विभाजन किया गया है किस आधार पर किया गया है? धार्मिक आधार पर किया गया है, सांस्कृतिक आधार पर किया गया है, इसकी आलोचना किया था। आपके जो एग्जाम में दोस्तों जो सही माना था तो वह ये सही माना था, बी गलत माना गया था। लेकिन आप यह भी कह सकते हैं दोनों भी सही है, सही तो दोनों है, लेकिन आपके एग्जामिनर जो सही क्या माना है, आपका एग्जामिनर यही सही माना है कि ये सही है किंतु बी इसमें गलत है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। यह पहाड़ी क्षेत्रों में अब रेल मार्ग का विस्तृत निर्माण हो रहा है, अत्र उपयुक्त कार्य का चयन कीजिए। ऑप्शन है पहला, पहाड़ों में रेल मार्ग का निर्माण आसान होता है। सेकंड है, पहाड़ महाक्षेत्र है। थर्ड ऑप्शन है, पहाड़ी लोग रेल मार्ग को बना रहे हैं। फिर लास्ट है, इसे संभव करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है। तो इसमें जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा यही दोस्तों, इसे संभव करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का अब विकास हुआ है। देखिए इसके पहले तो जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पे रेल की सुविधा नहीं है, जहां पे सुविधा भी है पतली वाली ट्रेन, जो टॉय ट्रेन होती है वही चलती है और वो बहुत ही ज्यादा समय लेती है आपके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए। वहां पे रेल की सुविधा कोई उपलब्ध नहीं है, लेकिन अब हमारे सबके पास टेक्नोलॉजी में विकास हुआ है, तो अब हम सब जो कि पहाड़ी इलाकों में भी रेल की सुविधा को प्रदान किया जा रहा है, वही कह रहे हैं कि इसे संभव करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है। ऑप्शन इसमें फोर्थ इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। कथन ए तथा कथन बी को पढ़िए। अब इसमें एक मिनट, हाँ, कथन ए है, 1770 में बंगाल में एक भयानक अकाल ने लगभग 1 करोड़ लोगों को मार डाला। इस अकाल में बंगाल की 1/3 आबादी खत्म हो गई थी। अब इसमें बता रहे हैं कि जो सही ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है कह रहे हैं कि ए दोनों ए और तथा बी सही है। सेकंड ऑप्शन है दोनों ए तथा बी गलत है। थर्ड ऑप्शन है ए सही है किंतु गलत बी गलत है। लास्ट ऑप्शन है ए गलत है किंतु बी सही है। ऑप्शन इसमें फर्स्ट सही हो जाएगा, ये सही है दोस्तों। 1770 में बंगाल में एक भयानक अकाल पड़ा था, इसमें लगभग 1 करोड़ लोग जो है, ये इस बीमारी जो है 1 करोड़ लोगों को मार डाली थी। इस अकाल में लगभग 1/3 आबादी बंगाल की खत्म हो गई थी। यह दोस्तों एकदम राइट है, दोनों ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की व्याख्या करने वाले कथन का चयन कीजिए। किसकी बात करें? गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन की व्याख्या करने वाले। ऑप्शन है पहला,
प्रदेश में शंकुधारी वन उगते हैं। सेकंड है यह बेसिन उपोष्ण में स्थित है। थर्ड ऑप्शन है इस क्षेत्र के जलवायु मुख्यतः मानसूनी है। थर्ड फोर्थ है कथन जो है बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के स्थलाकृत हैं। ऑप्शन जो इसमें है पहला ऑप्शन है ए बी और सी सही है। सेकंड ऑप्शन है बी सी और डी सही है। थर्ड ऑप्शन है ए बी और डी सही है। लास्ट ऑप्शन है ए सी और डी सही है। क्योंकि इसमें जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, इसमें बी सही है, सी सही है और डी भी सही है, एक जो कि गलत है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। कह रहे स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक की रचना निम्नलिखित में से किस सुधारक द्वारा की गई थी? स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक की रचना। ऑप्शन है पंडिता रामाबाई। सेकंड ऑप्शन है बीरेश लिंगम पंतलू। थर्ड ऑप्शन है ताराबाई शिंदे। लास्ट है ईवी रामास्वामी नायकर। यह पुस्तक जो लिखा गया था यह लिखा गया था ताराबाई शिंदे के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन इसमें थर्ड इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। गेहूं जैसे फसल उगाने के सर्वप्रथम साक्ष्य निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिले? सही विकल्प का चुनाव कीजिए। आपको बताना है गेहूं और जब फसल उगाने के जो साक्ष्य मिले थे सबसे पहले कहां पे मिले थे? ऑप्शन है आपके पास गारो हिल्स पहाड़ियों में। सेकंड ऑप्शन है मालाबार हिल्स में। थर्ड ऑप्शन है सुलेमान और किरथर हिल्स में। लास्ट ऑप्शन है नीलगिरी हिल्स में। यह जो गेहूं और साक्ष्य के जो सबसे पहले साक्ष्य कहां पे मिले थे? ऑप्शन इसमें थर्ड ऑप्शन सही होगा। यह सुलेमान और किरथर हिल्स पे मिले थे। ऑप्शन इसमें थर्ड इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कथन कारक से संबंधित है, तर्क और अभिकथन से संबंधित है। अभिकथन ये है रूढ़बद्ध धारणाएं लोगों को ऐसे काम करने से रोकती हैं जिनमें वे अच्छे हैं। किसकी बात करें? रूढ़बद्ध धारणाओं की बात करें। तर्क आ रहे हैं रूढ़बद्ध धारणाएं हमें व्यक्ति में अनोखे गुण और कौशल को देखने से रोकती हैं तथा उन्हें एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती हैं। देखिए रूढ़बद्ध जो धारणाएं होती हैं ऐसी धारणा जो तर्क विहीन हो, जिसका कोई साइंटिफिक ना हो कि मतलब कोई प्रमाणित ना हो कि हाँ यह एक प्रमाणित धारणा है, ऐसी धारणा। तो ऑप्शन इसमें जो है पहला ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है। आर्य की सही व्याख्या करता है, यही ऑप्शन आपका सही होगा दोस्तों। अब देखिए हम इसे आपको एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। कहते रूढ़बद्ध धारणाएं लोगों को ऐसे काम करने से रोकती है जिनमें वे अच्छे हैं। इसे अभी एक मेंटलिटी दिमाग में बनी है लोगों की कि लड़कियों का मैथ कमजोर होता है और लड़कों का मैथ मजबूत होता है। क्या ऐसे कहीं प्रमाणित है? अब इस धारणा की वजह से जो बच्ची हाई स्कूल इंटर में मैथ पढ़ना चाह रही होगी, इंटर में मैथ लेना चाह रही हो, इस धारणा की वजह से नहीं लेती है। हो सकता है उसका मैथ बहुत अच्छा हो, लेकिन यह धारणा जो समाज में प्रचलित है इस वजह से वो मैथ नहीं लिए। वही कह रहे हैं यह रोकती है। और जो रूढ़बद्ध धारणाएं हमें व्यक्ति के अनोखे गुण और कौशल को देखने में खांचे में जड़ देती है। यह भी सही है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अगर वह मैथ लेती, अगर वो मैथ अच्छे से समझ रही है, मैथ लेती, फिर उसे उसका जो मेंटेलिटी है, उसका दिमाग है, जो विकास होता और उसके जो गुण है वह बाहर आते हैं, उसका जो कौशल है उसे लोगों को जानने को मिलता। इसीलिए कह रहे हैं रूढ़बद्ध धारणाएं जो कि गलत है। ये दोनों ही ऑप्शन सही है, जो दोनों बात कहा जा रहा है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से वायुमंडल का अधिकांश कौन सी दो गैसें हैं? वायुमंडल में अधिकांश जो सबसे ज्यादा दो गैसें हैं आपको बताना है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। थर्ड है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। फोर्थ है ओजोन और हीलियम। जो सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में है वो ऑप्शन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। ऑप्शन इसमें थर्ड इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कथन ए तथा कथन बी को ध्यान से पढ़ें। कथन ये है दोस्तों वेद समाज की स्थापना 1864 में मद्रास में हुई। किसकी बात कर रहे हैं? वेद समाज की बात कर रहे हैं। वेद समाज आर्य समाज से प्रेरित था। अब देखिए इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है कह रहे हैं कि ए और बी दोनों सही है। सेकंड ऑप्शन है ए और बी दोनों गलत है। थर्ड ऑप्शन है ए सही है किंतु बी गलत है। फोर्थ ऑप्शन है ए और बी ए गलत है किंतु बी सही है। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका थर्ड सही होगा। ए सही है किंतु बी गलत है। अब बी क्यों गलत है? देखिए जो आर्य समाज है, वेद समाज है, इसकी स्थापना 1864 में हुआ था, यह बात सही है। 1864 में हुआ था। किया किसने था? ये थे दोस्तों श्री धरालू नायडू ने किया था। लेकिन चेन्नई में हुआ था, लगभग मद्रास चेन्नई
जो कि अब चेन्नई है, और मद्रास में इसकी स्थापना किया गया था। लेकिन अगर हम सब आर्य समाज की बात करें, आर्य समाज की जो स्थापना हुई थी, और इसके जो संस्थापक है दयानंद सरस्वती जी हैं, और इसकी स्थापना 1875 में हुआ था। 1875 में हुआ था, मतलब पहले वेद समाज बना, उसके बाद आर्य समाज बना। तो आप कैसे यह कह सकते हैं कि जो वेद समाज है वह आर्य समाज से प्रेरित है? इसलिए ऑप्शन आपका बी गलत हो जाएगा। ऑप्शन इसमें थर्ड इज राइट आंसर। अगर ऐसा कहा जाता कि आर्य समाज वेद समाज से प्रेरित था तो एक बार हम सही मानते, लेकिन यह दोस्तों आर्य समाज वेद समाज की बात करें, वेद समाज पुराना समाज है। ऑप्शन इसमें थर्ड इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहे 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के अनुसार पुरुष तथा महिलाओं के लिए शादी की न्यूनतम आयु क्रमशः रखी गई। कितनी रखी गई? ऑप्शन जो है, पहला ऑप्शन है 20 से 18 वर्ष, सेकंड ऑप्शन है 18 वर्ष से 16 वर्ष, थर्ड ऑप्शन है 21 वर्ष से 18 वर्ष, फोर्थ ऑप्शन है 17 वर्ष से 15 वर्ष। इसमें जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सही है 18 वर्ष से दोस्तों 16 वर्ष है। इसकी जो सही आंसर है ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर है। अब आपको हम बताते हैं 1929 की बात कर रहा है दोस्तों। 1929 में क्या डिसाइड किया गया था? 18 वर्ष पुरुषों की आयु 18 वर्ष, महिलाओं की आयु 16 वर्ष किया गया। लेकिन अगर इसे हम इसकी और विशेषता की बात करें तो यह दोस्तों जो यह 1929 बाल विवाह निषेध अधिनियम है, अगर आपको कहीं ऐसा मिल जाए कि शारदा एक्ट, आप इससे जानते हैं शारदा एक्ट के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये कि हर विलास शारदा नाम के समाज सुधारक थे, उन्होंने इसे लाया था, तो इसीलिए इसे शारदा एक्ट के नाम से भी जानते हैं। और इसे 28 सितंबर 1929 को यह ब्रिटिश भारत की विधान परिषद द्वारा पारित किया गया था, और 1 अप्रैल 1930 से यह प्रभाव में आया था। इस चीज को आप जानते रहिए। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बंगाल और भारत और बांग्लादेश पैटर्न जूट में के अग्रणी उत्पादक हैं। पैटर्न की वृद्धि को बल प्रदान करने वाले कथनों का चयन कीजिए। किसकी बात करें? पैटर्न जूट। जूट के क्रम से बात करो तो पहला है, इसकी जो कुछ विशेषता आपको बताना है। पहला ऑप्शन ये जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होती है। सेकंड ऑप्शन है इसे उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। थर्ड कथन है इसे निम्न तापमान निम्न वर्षा की आवश्यकता होती है। लास्ट है इसे भारी वर्षा और आर्द्रता की आवश्यकता होती है। ऑप्शन इसमें जो है ए, बी और सी सही है। सेकंड ऑप्शन है ए, बी और डी सही है। थर्ड ऑप्शन है बी, सी और डी सही है। लास्ट ऑप्शन है ए, सी और डी सही है। इसमें जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए जो जूट होता है इसे पानी की ज्यादा आवश्यकता होती है। इससे पहले जूट का पौधा होता है जिसमें फूल लगने लगता है, तो इसे काट लिया जाता है। इसका जो डंठल होता है इसे छील लिया जाता है, छील को इसे पानी में भिगो दिया जाता है। जब वो सड़ जाता है तो उसे निकाल के जूट को तैयार किया जाता है। इसे पानी की ज्यादा जरूरी चाहिए, और ये जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित भी होता है, यह भी सही है। इसे उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, यह भी सही है। लेकिन करें इसे निम्न वर्षा की आवश्यकता नहीं, इसे भारी वर्षा की आवश्यकता होती है, आर्द्रता की आवश्यकता होती है। इसमें ए सही है, बी सही है और डी सही है। तो ऑप्शन इसमें किसमें मिल रहा है? सेकंड इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। पवन सड़क पर गिरी सूखी पत्तियों को उड़ाती है, पवन कैसे बहती है? इसके बात करें जिसे पवन कह रहे हैं कि जो सड़क पर गिरी सूखी पत्तियों को उड़ाती है, पवन कैसे बहती है, उसको आपको बताना है। पहला ऑप्शन है उच्च दाब क्षेत्र में से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति होती है। सेकंड ऑप्शन है निम्न दाब क्षेत्र से उच्च दाब के क्षेत्र की ओर वायु की गति होती है। थर्ड है संगणित वायु की गति है। लास्ट है पौधे और जीव जंतुओं की गति है। तो इसमें जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट ही सही है, उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति होती है। पवन कैसे बहती है? पवन दोस्तों आपके उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब के क्षेत्र की ओर बहती है। आइए हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पृथ्वी पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त करते हैं क्योंकि? पहला ऑप्शन है यह स्थल रुद्ध है। सेकंड ऑप्शन है यह महासागरों से घिरी है। थर्ड ऑप्शन है दोपहर का सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है। लास्ट है यहाँ सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं। इसमें जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा,
करें पृथ्वी पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सबसे अधिक उष्मा प्राप्त करते हैं। कब करते हैं? जब दोस्तों दोपहर का सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है, क्योंकि वहां पे तभी उष्मा जाएगी जब सूर्य ऊपर होगा। तो इसलिए ऑप्शन थर्ड ही सही होगा। दोपहर का सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है, तब वहां पे अधिक उष्मा लगती है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। कह रहे हैं एक ग्लोब पर खींची गई रेखाओं को अक्षांश और देशांतर के रूप में जाना जाता है। ग्लोब पे जो रेखाएं खींची जाती हैं उसे हम अक्षांश और देशांतर के रूप में जानते हैं। ये रेखाएं किस उद्देश्य को पूरा करती हैं? पहला ऑप्शन है ग्लोब पर डिजाइन बनाने के लिए। क्या दोस्तों इसलिए खींचा जाता है ग्लोब पर डिजाइन बने? नहीं, पृथ्वी पर स्थानों को ढूंढने के लिए। ये तो सही लग रहा है। ग्लोब को सुंदर, यह भी गलत हो जाएगा, यह भी गलत हो गया। पृथ्वी पर हल रेखाएं तथा पृथ्वी की भौतिक विशेषताओं को इंगित, यह नहीं से दोस्तों, यही है पृथ्वी पर स्थान को ढूंढने के लिए हम इन रेखाओं से दोस्तों जो है कि स्थान को ढूंढ सकते हैं कितने अक्षांश पे कितने देशांतर पर स्थित है। ऑप्शन इसमें सेकंड इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन SSRA के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो सही नहीं वही आपको बताना है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ऑप्शन है पहला ऑप्शन है भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथियों ने इसकी स्थापना की थी। किसकी बात? सेकंड ऑप्शन है, सेकंड जो ऑप्शन है 1928 में, एक मिनट दोस्तों, हाँ 1928 में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में इसकी स्थापना किया गया था। अगला ऑप्शन है 1928 में पंजाब के अमृतसर में इसकी स्थापना किया गया था। लास्ट ऑप्शन है HSRA के सदस्यों ने सैंडर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या की थी। इसमें जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों आपको इस क्वेश्चन में बताना था क्या नहीं है, गलत पॉइंट बताना था। तो गलत पॉइंट क्या है इसका में थर्ड ऑप्शन सही है। 1928 में पंजाब के अमृतसर में इसकी स्थापना हुई थी। देखिए अगर आप थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो आपको पता चल जाता है यही दोनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको गलत होता है, क्योंकि 1928 में दिल्ली में कह रहे हैं फिरोजशाह कोटला में इसकी स्थापना हुई और फिर कह रहे हैं पंजाब में इसकी स्थापना हुई। मतलब दोनों ही ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका सही है, गलत हो बाकी एक ऑप्शन सही है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों जो आपका हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन है इसकी स्थापना 1928 में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में इसकी स्थापना किया गया था, जो कि ऑप्शन थर्ड आपका गलत है और गलत ही आपका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि इसमें गलत पूछा गया है। बाकी पहला ऑप्शन की हम सब बात करें तो भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथियों ने इसकी स्थापना की थी, यह सही है दोस्तों। इसमें भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव ये सब प्रमुख इसके सदस्य थे, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। और यह भी सही है दोस्तों HSRA के सदस्यों ने सैंडर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या भी की थी। यह भी ऑप्शन आपका सही हो गया। पहले इसको नाम से दोस्तों इसका जो नाम है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसे पहले हिंदुस्तान सोशलिस्ट इसके दूसरी नाम से जाना जाता था, बाद में नाम इसका चेंज किया गया। पहले इसे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के नाम से जाना जाता था, फिर बाद में इसे हिंदुस्तान सोशलिस्ट नाम से किया गया। तो आइए हम सब अगले क्वेश्चन चलते हैं। अभिकथनीय तथा कारण आर को ध्यान से पढ़ें। अभिकथनीय है राजस्व वसूली व्यवस्था महालवारी बंदोबस्त की शुरुआत हल्ट मिंगजी ने की थी। कारण आ रहे हैं राजस्व वसूली तक कंपनी तक इसे पहुंचाने की जिम्मेदारी गांव के प्रधान की दी गई, न कि जमींदार को। निम्नलिखित में से सही विकल्प आपको बताना है। ऑप्शन है पहला, दोनों दोस्तों ये और सही है, आर्य की सही व्याख्या करता है, व्याख्या तो हो नहीं रहा है। सेकंड ऑप्शन है एयर और दोनों सही है किंतु आर व्याख्या नहीं करी, यही ऑप्शन सही होगा दोस्तों। यह भी सही है, महालवारी बंदोबस्त जो है इसकी शुरुआत मिंकजी ने किया था और इसमें दोस्तों जो कर वसूली था राजस्व वसूली कंपनी तक इसे पहुंचाने की जिम्मेदारी ग्राम प्रधान को दी गई थी, इसलिए ऑप्शन इसमें आपका सेकंड इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है करें निम्नलिखित में से कौन सा कथन वर्तमान समय की संसाधन उपलब्धता के संदर्भ में साथ
सतत पोषणी विकास में सहायता करता है। ऑप्शन ए है कथन है दोस्तों संसाधन की खपत को घटाना। सेकंड कथन है संसाधन के उपयोग में वृद्धि। थर्ड कथन है संसाधनों का पुनःचक्रण। लास्ट कथन है वस्तुओं का पुनः उपयोग। राइट आंसर इसमें हो जाएगा पहला ऑप्शन है ए सी और डी सही है। सेकंड ऑप्शन है ए बी और सी सही है। थर्ड ऑप्शन है बी सी और डी सही है। लास्ट ऑप्शन है ए बी और डी सही है। क्योंकि इसमें जो कि करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट सही है, ए सही है, सी सही है और डी सही है। बी की जो गलत है संसाधनों के उपयोग में वृद्धि, ये गलत है, बाकी सभी सही है। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है पेरिया पूर्णम एक तमिल कृति हमें किसके बारे में जानकारी देती है? कौन सी दोस्तों? पेरिया पूर्णम एक जो कि तमिल कृति है, हमको किस बारे में यह जानकारी देती है? ऑप्शन है पहला राजाओं और रानियों के बारे में। सेकंड ऑप्शन है विद्वानों और कवियों के बारे में। थर्ड ऑप्शन है साधारण पुरुषों और महिलाओं के बारे में। लास्ट ऑप्शन है सिपाही और सैन्य जनरलों के बारे में। तो जो कि इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, साधारण पुरुषों और महिलाओं के बारे में इसमें जानकारी मिलती है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्या चीज किसी वस्तु अथवा पदार्थ को संसाधन बनाती है? ऑप्शन है पहला शुद्धिकरण। सेकंड ऑप्शन है उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता। थर्ड ऑप्शन है निष्कर्ष। लास्ट ऑप्शन है वस्तु की खोज। कह रहे हैं क्या चीज किसी वस्तु अथवा पदार्थ को संसाधन बनाती है? ऑप्शन इसमें जो सही हो जाएगा उपयोगिता और प्रयोज्यता दोस्तों किसी वस्तु अथवा पदार्थ को संसाधन बनाती है। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। प्रेरी को विश्व का धान्यागार भी कहते हैं। इस प्रदेश में अत्यधिक गेहूं के उत्पादन में सहायक परिस्थितियों का चुनाव कीजिए। पहला कथन है यह यहाँ लोग प्रौद्योगिकी का उपयोग नहीं करते हैं। सेकंड कथन है यहाँ लोग बहुत परिश्रमी होते हैं। थर्ड कथन है कृषि की वैज्ञानिक विधियों का यहाँ प्रयोग किया जाता है। फोर्थ है इस प्रदेश में वर्षा की कमी है। ऑप्शन जो दिए गए पहला ऑप्शन है ए और बी सही है। सेकंड ऑप्शन है बी और सी सही है। थर्ड ऑप्शन है ए और डी सही है। लास्ट ऑप्शन है सी और डी सही है। क्योंकि इसमें जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड सही है, बी सही है और सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। करें हमारी पृथ्वी का वास्तविक निरूपण प्रतिरूप है? क्या है दोस्तों? पहला ऑप्शन है मानचित्र। सेकंड ऑप्शन है उपग्रह से प्राप्त चित्र। थर्ड ऑप्शन है रग्बी गेंद। लास्ट ऑप्शन है ग्लोब। तो दोस्तों हमारी पृथ्वी का वास्तविक निरूपण प्रतिरूप क्या है? तो राइट आंसर जो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ग्लोब हो जाएगा। हमारा पृथ्वी का वास्तविक निरूपण प्रतिरूप क्या है? ग्लोब के जरिए हम समझ पाते हैं दोस्तों पृथ्वी को। ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चल अभिकथनीय तथा कारागार को ध्यान से पढ़ें। अभिकथनीय जनजातियों की सांस्कृतिक परंपराएं जिसमें उनकी भाषा तथा संगीत भी शामिल है बहुत समृद्ध तथा विशिष्ट होती हैं। कारागार है जमीन जंगल घास के मैदान तथा पानी पूरे कुनबे की संपत्ति मानी जाती है जिनका उपयोग सभी एक साथ मिलजुल कर करते हैं। ऑप्शन है पहला यानी दोनों ए और आर सही है, आर्य की सही व्याख्या भी कर रहा है। सेकंड ऑप्शन है ए और आर सही है किंतु आर्य की सही व्याख्या नहीं हो रहा है। थर्ड ऑप्शन है ए सही है किंतु आर गलत है। अगला ऑप्शन है ए गलत है किंतु आर सही है। तो राइट आंसर इसमें सेकंड हो जाएगा। दोनों चीजें सही है दोस्तों, लेकिन क्या यह व्याख्या कर रहा है? व्याख्या नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। कह रहे वे बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जल भोजन वायु इत्यादि से फैलती हैं उसे क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है अनुवांशिक बीमारियां कहते हैं। देखिए अनुवांशिक का मतलब होता है जब आपके किसी परिवार से बीमारी एक दूसरे से स्थानांतरित हो, लेकिन हमको बताना है जो बीमारी हमको जल से हो, भोजन से हो, वायु से हो, इन सबसे फैलती है। संचारणीय बीमारी कहते हैं। यह दोस्तों सही है, इसे हम संचारणीय बीमारी के नाम से जानते हैं। उपार्जित बीमारी नहीं कहते, जन्मजात बीमारी नहीं कहते। ऑप्शन इसमें सेकंड इज राइट आंसर, संचारणीय बीमारी कहते हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अभिकथन ये है तथा कारागार को ध्यान से पढ़ें। अभिकथन ये है दादा भाई नौरोजी जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बड़े नेता थे कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। कारागार है वह व्यवसायी और प्रचारक थे। वे लंदन में रहते थे और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे। निम्नलिखित में से सही विकल्प आपको बताइए। पहला ऑप्शन है ये दोनों दोस्तों ए और आर सही है, आर्य की सही व्याख्या करता है। सेकंड ऑप्शन है ए और आर सही है किंतु आर्य की सही व्याख्या नहीं करता।
थर्ड ऑप्शन है ए सही है किंतु आर गलत है। अगला है दोस्तों ये गलत है किंतु आर सही है। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ सही है दोस्तों। ये गलत है किंतु आपका आर सही है। यह चीज गलत है, यह गलत सही है दोस्तों। वह व्यवसायी और प्रचारक थे, यह सही है। लंदन में रहते थे, कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी थे, यह भी सही दोस्तों। उन्होंने 1892 से लेकर 1895 तक ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में लिबरेटर पार्टी के सदस्य के रूप में सेवा दी थी। तो ऑप्शन आपका सेकंड फोर्थ इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है करें, अभिकथन है प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान का शिक्षण महत्वपूर्ण है। तर्क है यह बच्चों को सामाजिक मामले के प्रति संवेदनशील बनाता है तथा उसमें भिन्नता और विविधता के लिए सम्मान विकसित करता है। ऑप्शन जो इसमें दिया गया है, पहला ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है। ये जो है आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है। सेकंड ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर की सही व्याख्या नहीं करता। थर्ड ऑप्शन है ये सही है परंतु आर गलत है। अगला ऑप्शन है ये गलत है किंतु आर सही है। तो राइट आंसर इसमें फर्स्ट हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है, आर जो है कि सही व्याख्या भी कर रहा है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कथन कारक से संबंधित तर्क और अभिकथन से है। अभिकथन ए है दोस्तों, भारत के गांवों से किसानों को कई आत्महत्या के मामले रिपोर्ट किए गए हैं। तर्क आ रहे हैं मानसून का अभाव और कर्ज ऋण चुका पाने की अक्षमता किसानों में दुखी का कारण बनती है। अब देखिए इसका जवाब आप बता सकते हैं, क्या जवाब हो सकता है? यह सही है दोस्तों। जो भारत में किसान हैं, ग्रामीण इलाके में जो किसान हैं, बहुत सारे किसान जो हैं आत्महत्याएं कर लेते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी जो पूंजी होती है वह खेती होती है, कृषि होती है। वह यह सोच के कर्ज ले लेते हैं कि चलिए हम कर्ज ले रहे हैं, हमारे खेती से मिलेगा तो हम यह कर्ज चुका देंगे। लेकिन मानसून की वजह से किसी अन्य कारण से जब फसल में नुकसान हो जाता है, पैदा नहीं होती है, तो फिर वह मजबूर हो जाते हैं आत्महत्या करने के लिए, क्योंकि कर्ज कुछ अब चुका नहीं पाएंगे, खेती खराब हो गया। तो इसीलिए दोस्तों ये बहुत ही बड़ा कारण है आत्महत्या का, दुख का कारण बनती है। दोस्तों ये दोनों ही ऑप्शन सही है और इसकी व्याख्या भी सही हो रहा है, तो ऑप्शन ये फर्स्ट इज करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कह रहे उन तत्कालिक उपायों की पहचान कीजिए जो महिलाओं की सुरक्षा तथा उन्हें नौकरी करने, पारिवारिक आय में योगदान करने एवं आत्मनिर्भर बनाने में सुनिश्चित करता है। ऑप्शन कुछ कथन दिए गए। पहला कथन है बालवाड़ियों का प्रावधान। सेकंड कथन है संसद में महिलाओं के लिए सीट का आरक्षण। थर्ड ऑप्शन है व्यावसायिक परीक्षण का प्रावधान। लास्ट कथन है रात की पहली शिफ्ट के लिए लाने ले जाने की सुविधा। ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन है ए बी और सी सही है। सेकंड ऑप्शन है ए सी और डी सही है। थर्ड ऑप्शन है ए बी और डी सही है। लास्ट है ए बी सी और डी सही है। क्योंकि इसमें जो सही आंसर हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन सही होगा। ये सही है, सी सही है, डी सही है, बी नहीं है दोस्तों। संसद में महिलाओं के देखिए इसमें जो करें आत्मनिर्भर बनाने के लिए बात करें, हम बालवाड़ियों को प्रावधान करें, इसके बाद व्यवसायिक सुरक्षा का प्रावधान करें, रात में अगर कोई ड्यूटी कर रहा है, आत्मनिर्भर बनाने की बात करें, संसद में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण, यह नहीं है। ऑप्शन आपका सेकंड इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है करें निम्नलिखित में से कौन से कथन परिप्रश्न उपागम के संबंध में सही हैं। पहला कथन है यह समस्याओं को सुलझाने की क्षमताओं को प्रोत्साहित करता है। सेकंड है यह साक्ष्य एकत्रित व मूल्यांकन करने के तरीकों को पता लगाने में मदद करता है। थर्ड है शिक्षिका उपागम की गति को तय करता है। लास्ट है यह एक जल्दी से सीखने का तरीका है। ऑप्शन जो इसमें सही है सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। करें पहला ऑप्शन है ए और सी सही है। सेकंड ऑप्शन है बी सी और डी सही है। थर्ड ऑप्शन है ए सी और डी सही है। लास्ट ऑप्शन है ए और बी सही है। तो इसमें आप जान रहे होंगे इसमें जो ए है और आपका बी है यह सही है, बाकी यह दोनों गलत है। तो ऑप्शन इसमें फोर्थ इज करेक्ट आंसर। यह समस्याओं सुलझाने की क्षमता को प्रोत्साहित करता है और यह साक्ष्य एकत्रित और मूल्यांकन करने के तरीकों का पता लगाने में मदद करता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के कौशल आधारित उद्देश्यों की पहचान करें। पहला ऑप्शन है
विभिन्न समाजों में रहने वाले लोगों की संस्कृति को समझना। सेकंड ऑप्शन है नक्शा बनाने की क्षमता विकसित करना। थर्ड ऑप्शन है अंतर और विविधता के लिए आदर विकसित करना। लास्ट ऑप्शन है महाद्वीपों का ज्ञान प्राप्त करना। तो हमको क्या पढ़ाना है दोस्तों? सामाजिक विज्ञान को पढ़ाना है। तो सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? आधारित उद्देश्यों की पहचान करना है। तो राइट आंसर इसमें जो हो जाएगा, हाँ, इसमें जो करेक्ट आंसर होगा आपका सेकंड ऑप्शन सही होगा, नक्शा बनाने की क्षमता विकसित करना। सामाजिक विज्ञान पढ़ाने कौशल आधारित उद्देश्य की पहचान कीजिए। ऑप्शन इसमें सेकंड इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न अभिकथन ए तथा कारण आर पर विचार करें, सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ये है, विद्या विशेष जो सामाजिक विज्ञान को बनाती है वे है इतिहास भूगोल राजनीतिक विज्ञान तथा अर्थशास्त्र। कारण आर है, इन विद्या विशेष में अंतः संबंध है। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है, आर्य की सही व्याख्या करता है। सेकंड ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है, आर्य की सही व्याख्या नहीं करता। थर्ड ऑप्शन है ए सही है परंतु आर गलत है। लास्ट ऑप्शन है एक गलत है परंतु आर सही है। इसमें जो ऑप्शन माना गया था दोस्तों, इसमें एग्जामिनर सबको ए नंबर दिया था, ए दिया था। ए का मतलब होता है आपका पहला भी ऑप्शन सही है, दूसरा भी ऑप्शन सही है। इसलिए इसमें जो बच्चे पहले भी दूसरे दोनों लगाए थे उनको दोनों का नंबर दिया गया था। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन के दौरान निम्नलिखित प्रश्न इसका उद्देश्य समझने में मदद करेंगे। पहला कथन है, पाठ्यक्रम में किन कौशलों पर बल दिया गया है। सेकंड कथन है, क्या यह किसी एक मानक पाठ्यपुस्तक से लिया गया है या कई पाठ्यपुस्तकों से। थर्ड कथन है, पाठ्यक्रम की रूपरेखा कितनी विस्तृत है। लास्ट है, अधिगमकर्ताओं से सामाजिक विज्ञान के प्रत्येक कौशल में किस स्तर पर सक्षमता अपेक्षित है। ऑप्शन है सही विकल्प का चुनाव करना है। पहला ऑप्शन है ए और बी सही है, सेकंड ऑप्शन है ए और डी सही है, थर्ड ऑप्शन है ए बी और सी सही है, लास्ट ऑप्शन है ए बी और डी सही है। क्योंकि इसमें जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड ए सही है और डी सही है, बाकी बी और सी आपका गलत है। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय न्यायपालिका बिना किसी भय अथवा बाहरी दबाव के कानून का शासन की रक्षा करती है तथा सरकार के कार्यों पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखती है, जिसकी वजह से ऑप्शन है पहला, भारत में न्यायपालिका की सर्वोच्चता है। सेकंड ऑप्शन है भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता है। थर्ड ऑप्शन है न्यायिक प्रक्रियावाद है। लास्ट ऑप्शन है भारतीय संविधान में प्रतिष्ठित लोकतांत्रिक मूल्य है। तो इसमें जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड दोस्तों, भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता है। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, करें निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। देखिए इसमें जो नहीं है वही आपको बताना है। सतत मूल्यांकन और व्यापक मूल्यांकन की बात करें, यह मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग बनाता है। सेकंड है यह विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास पर केंद्रित है। थर्ड है यह विद्यार्थी के शैक्षिक विकास के साथ सह शैक्षिक पहलुओं का भी आकलन करता है। लास्ट है यह विद्यार्थी के अंक आधारित कार्य मूल्यांकन पर केंद्रित है। क्योंकि इसमें जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ है। इसमें नहीं पूछा है, नहीं जो है यह विद्यार्थी के अंक आधारित कार्य मूल्यांकन पर केंद्रित है। क्योंकि नहीं है तो नहीं, आपका गलत पॉइंट यही है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित कई कारखाने तथा फैक्ट्रिया में अस्थायी श्रमिकों को रखा जाता है क्योंकि पहले कुछ कथन दिए हैं, वे उन्हें अपनी सुविधानुसार रख और निकाल सकते हैं। सेकंड है वे अस्थायी कर्मियों को मिलने वाले वेतन तथा अन्य नौकरी संबंधी हित लाभों पर बचत करते हैं। थर्ड है अस्थायी कर्मी बिना समय पर भत्ते की मांग किए लंबे समय तक काम करते हैं। फोर्थ कथन है अस्थायी कर्मी की तुलना में अस्थायी कर्मी अधिक परिश्रमी होते हैं। ऑप्शन है पहला ऑप्शन है ए बी और सी सही है, सेकंड ऑप्शन है बी सी और डी सही है, थर्ड ऑप्शन है ए बी और डी सही है, लास्ट ऑप्शन है ए बी सी और डी चारों सही है। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट सही होगा।
इसमें ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी आपका गलत है। ऑप्शन आपका फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। यानी रिक्त स्थान को सही विकल्प से भरे दोस्तों। रिक्त स्थान है, एक दृढ़ खाली जगह का विकास करने के लिए सतर्क और सजग जनता आवश्यक है। ऑप्शन है राजतंत्र, सेकंड ऑप्शन है लोकतंत्र, थर्ड ऑप्शन है गूढ़तंत्र, लास्ट ऑप्शन है एकतंत्र। इसमें जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसमें सेकंड है लोकतंत्र। एक सही विकल्प स्थान का वर्ण है, एक दृढ़ लोकतंत्र का विकास करने के लिए सतर्क और सजग जनता आवश्यक है। ऑप्शन इसमें सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। करें भारतीय निरपेक्षता में राज्य धर्म के संदर्भ में एक सैद्धांतिक दूरी बनाए रखता है, इसका अर्थ है क्या है दोस्तों? पहला कथन है, एक मिनट दोस्तों, हाँ, इसका कथन है क्या है? पहला कथन है, संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है, राज्य और धर्म एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप कर सकते हैं। सेकंड है, तो थर्ड है, राज्य और धर्म एक दूसरे की सीमाओं का उल्लंघन नहीं करते हैं। फोर्थ है दोस्तों, आवश्यकता पड़ने पर राज्य धार्मिक मामलों को नियंत्रित कर सकता है। इसकी बात करें धर्मनिरपेक्ष, भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य धर्म के संदर्भ में एक सैद्धांतिक दूरी बनाए रखता है, इसका अर्थ क्या है? ऑप्शन है पहला ए और बी सही है, सेकंड ऑप्शन है बी और डी सही है, थर्ड ऑप्शन है ए और डी सही है, लास्ट ऑप्शन है सी और डी सही है। देखिए, यह क्वेश्चन आपको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये आपके दैनिक, आप अपने परिवेश में भी इस चीज को देखते हैं, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जो पहले मामले में कह रहे थे कि संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। संविधान में यह कहा गया है कि जरूरत पड़ने पर राज्य जो है धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। डी है, आवश्यकता पड़ने पर राज्य धार्मिक मामलों को नियंत्रित भी कर सकता है। तो ऑप्शन इसमें थर्ड इज राइट आंसर। इसमें जो कहें, अगर ऐसा हो जाए कि राज्य और धर्म एक दूसरे की सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकते, धर्म जो है दोस्तों सब लोग मनमानी करने लगेंगे और ये कंट्रोल के बाहर हो जाएगा। ऑप्शन इसमें थर्ड इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कथन कारक से संबंधित है, अभिकथन और कारण। अभिकथन ए दोस्तों, खुली पुस्तक परीक्षा रटकर सीखने से हटकर किताबों के साथ संबंध स्थापित करने पर केंद्रित होती है। खुली पुस्तक परीक्षा दोस्तों। कारण आ रहे हैं, खुली पुस्तक परीक्षा विद्यार्थियों का भार कम करती है, क्योंकि इससे उन्हें परीक्षा की तैयारी करने से पहले से नहीं करनी पड़ती। सही विकल्प का चयन कीजिए। करेंगे खुली पुस्तक की बात कर रहे हैं। पहला ऑप्शन है ए और आर सही है, आर्य की सही व्याख्या करता है। सेकंड ऑप्शन है ए और आर सही है, आर्य की सही व्याख्या नहीं करता, केवल ए सही है। लास्ट ऑप्शन है केवल आर सही है। इसमें जो सही है केवल दोस्तों ये सही है, आर्य गलत है कि उन्हें तैयारी नहीं करनी पड़ती, ये गलत है। खुली पुस्तक परीक्षा रटकर सीखने से हटकर किताबों के साथ संबंध स्थापित करने पर केंद्रित होती है। देखिए, आपने कई टीचरों के से सुना होगा कि जो है एनसीएफ कहता है कि खुली पुस्तक परीक्षा का आयोजन कराया जाए। इसका क्या मतलब होता है? क्या परीक्षा देते समय बच्चों को पुस्तक दे दिया जाए, हाँ लो बच्चों हेर को एग्जाम दो? नहीं, खुली पुस्तक परीक्षा का मतलब होता है कि जैसे एक बुक है, इसी बुक से फिक्स हो जाएगा, इसी बुक से क्वेश्चन पर आएगा, आप बच्चों को वही पढ़ना है। ऐसा नहीं कि कन्फर्म ही ना रहे कि इस बुक से क्वेश्चन पूछा जाए तो बच्चा कितना पढ़ेगा, कंफ्यूज हो जाएगा। यही होता है खुली पुस्तक परीक्षा का मतलब। इसमें ऑप्शन थर्ड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्न टिप्पणियां आपने अपनी एक कक्षा में विद्यार्थियों से प्राप्त की है, इनमें से कौन सा प्रश्न विद्यार्थी के गरीबी व असमानता के मुद्दे पर आलोचनात्मक दृष्टि को प्रतिबिंबित करता है? ऑप्शन है पहला, ऐसा क्यों है कि विलासकारें और भिखारी दोनों को हम ट्रैफिक सिग्नल पर देख पाते हैं। सेकंड है, गरीब लोग अपने जीवन स्थिति सुधारने के लिए और अधिक मेहनत क्यों नहीं करते? थर्ड है, भारत कब विकसित होगा और गरीबी से मुक्त होगा? लास्ट है, सरकार गरीबों को मुफ्त सामान देती है, क्या यह उन्हें आलसी नहीं बना देगा? इसमें जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। इसमें आलोचना के दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करता है। क्या करता है दोस्तों? ऐसा क्यों है कि विलासकारें और भिखारी दोनों को हम ट्रैफिक सिग्नल पर देख पाते हैं? ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन नैदानिक मूल्यांकन का असंगत चित्रण है दोस्तों? किसकी बात करें? नैदानिक मूल्यांकन की बात करें। पहला ऑप्शन है, इसका उपयोग कक्षा के सभी विद्यार्थियों द्वारा सीखी उपलब्धियों की तुलना करने में किया जाता है। सेकंड है, इसका संचालन शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। थर्ड है, यह सीखने में आने वाली परेशानियों की पहचान में मदद करता है। असंगत की बात करें है ना, तो फोर्थ ऑप्शन है, यह प्रायः औपचारिक कक्षाओं की बात किया जाता है। जो नैदानिक मूल्यांकन होता है, इसमें जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। इसका उपयोग कक्षा के असंगत चित्रण है, इसका उपयोग कक्षा के सभी विद्यार्थियों द्वारा सीखी उपलब्धियों की तुलना करने में किया जाता है। यही आपका असंगत है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर सामाजिक विज्ञान के विषयों को स्वतंत्र रूप से पाठ्यपुस्तकों में विद्यार्थियों से परिचय कराया जाता है? सही विकल्प का चयन कीजिए। प्राथमिक स्तर पर, उच्च प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, उच्च माध्यमिक स्तर पर। क्योंकि इसमें जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, उच्च माध्यमिक स्तर पर दोस्तों, उच्च प्राथमिक स्तर पर। तो प्राथमिक स्तर पर नहीं, उच्च प्राथमिक स्तर पर परिचय कराया जाता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से कौन सा स्रोतों के बारे में सही है? स्रोतों के बारे में जो सही है, पहला ऑप्शन है, वे अधिक ठोस प्रकृति के होते हैं। सेकंड है, वे सभी ऐतिहासिक प्रकृति के होते हैं। थर्ड कहते हैं, वे वस्तुनिष्ठ होते हैं। लास्ट है, इसमें प्रत्यक्षदर्शियों के विवरण और व्यक्तिगत पत्र भी शामिल हैं। ऑप्शन है ए और बी सही। ऑप्शन आपको बताना है ए और डी सही है। सेकंड ऑप्शन है ए और बी सही है। थर्ड ऑप्शन है ए बी सी सही है। लास्ट ऑप्शन है ए सी और डी सही है। क्योंकि इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और डी सही है, ये दोनों गलत है, यही आपका ए और डी सही है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा गतिविधि विद्यार्थियों में समाज में मीडिया की भूमिका को आलोचनात्मक दृष्टि से देखने में मदद करेगी? पहला है, कथन है, क्या सरकार किसी खबर को टीवी पर चलाने से रोक सकती है? वह ऐसा क्यों करेगी? विषय पर छात्रों द्वारा कक्षा में परिचर्चा करवाना। सेकंड है, किसी एक मुद्दे पर छात्रों को अलग अलग अखबारों के कतरणों को इकट्ठा करना और उनका विवरण की तुलना करने को कहना। थर्ड है, छात्रों से व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आई खबरों को एकत्र करवाना तथा उसका शैक्षणिक संसाधन के रूप में इस्तेमाल करना। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें, पहला ऑप्शन है ए और बी सही है। सेकंड ऑप्शन है ए और सी सही है। थर्ड ऑप्शन है बी और सी सही है। लास्ट ऑप्शन है ए बी और सी सही है। इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किस विषय के शिक्षण के लिए ट्री चार्ट अति उपयुक्त रहेगा? ट्री चार्ट की अगर हम सब बात करें, पहला ऑप्शन है, शासक के शासन काल का सार देने के लिए। सेकंड है, एक विशेष काल में ऐतिहासिक घटनाएं जैसे युद्ध, क्रांतियों अथवा सामाजिक आंदोलनों के पदानुक्रम को सचित्र दिखाने के लिए। थर्ड है, आधुनिक इतिहास पढ़ाने के लिए। लास्ट है, आयु, जेंडर, नस्ल इत्यादि जैसे जनसांख्यिकी चरों के वितरण के लिए। तो इसमें जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका, एक मिनट दोस्तों, हाँ, इसमें जो कि राइट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन सही होगा। हाँ, यह होगा, एक विशेष काल में ऐतिहासिक घटनाएं जैसे युद्धों, क्रांतियों अथवा सामाजिक आंदोलनों के पदानुक्रम को सचित्र चित्र दिखाने के लिए। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से कौन सा संसाधन रणनीति एक समाज विज्ञान की कक्षा को समावेशी बना सकती है? ऑप्शन है, पहला, विभिन्न समुदाय और क्षेत्रों के लोगों की कहानियां और तस्वीरों का प्रदर्शन करना। सेकंड है, केवल समाज के प्रभुत्व विचारों को सिखाना। थर्ड ऑप्शन है, आसपास के उदाहरणों से बचना। लास्ट है, केवल पाठ्य पुस्तकों से उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करना। देखिए, आपके एग्जाम में जो इसमें पूछा जा रहा है कि समावेशी बना सकती है। देखिए, केवल यहाँ पे आया, केवल यहाँ पे आया, करें कि केवल आपका ऐसा पॉइंट है जिस भी ऑप्शन में केवल आ जाता है वो पॉइंट आपका गलत ही होगा, मतलब ये दोनों ऑप्शन सही होने सकते। थर्ड ऑप्शन कह रहे हैं आसपास के उदाहरणों से बचना चाहिए, यह गलत है दोस्तों। आपको आसपास के उदाहरण से बचना नहीं चाहिए, बल्कि आपको आसपास के उदाहरण को देना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ही ऑप्शन, विभिन्न समुदाय और क्षेत्रों के लोगों की कहानी और तस्वीर का प्रदर्शन करवाना। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं।
ऐसा संभव है कि आपकी कक्षा में हसियाई समुदाय के छात्र भी हों, इसीलिए जब आप हसियाई कैरेट पर कक्षा में बात कर रहे हों तो विषय प्रस्तुत करते हुए आपको निम्नलिखित में से किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए, हसिया कैरेट का मतलब होता है कि जो बच्चा दोस्तों अलग क्षेत्र से आए, जैसे जो बच्चा पिछड़े हुए क्षेत्र से आए उसे आप हसियाई कैरेट के क्षेत्र से बालक को कह सकते हैं। अगर आप इस बात कर रहे हैं तो क्या आपको ध्यान देना चाहिए। कथन है, हर समुदाय का नाम लेने पर उन समुदायों से आए लोगों को असहज महसूस कर सकते हैं। इस तरह के मुद्दों को संवेदनशीलता से संभालना चाहिए। थर्ड है, कुछ छात्र अपने साथ हुए भेदभाव को साझा करने में शर्मिंदा महसूस कर सकते हैं। लास्ट है, विद्यार्थियों से जबरन अपने अनुभव साझा करवाना चाहिए। जबरी आप नहीं कर सकते दोस्तों, जबरी तो आपको वैसे भी नहीं चाहिए होगा। आप यहाँ से ऐसे भी घेर सकते हैं कि जो ऑप्शन में डी होगा वो सही नहीं होगा। ऑप्शन इसमें थर्ड चाहिए होगा, ए, बी और सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परियोजना कार्य की विशिष्टता है। परियोजना कार्य की विशिष्टता आपको बताना है। पहले कथन है, ये विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक से आगे जाने का मौका देती है। सेकंड है, परियोजना कार्य घर पर ही करना चाहिए ताकि कक्षा में शिक्षण के लिए अधिक समय मिल सके। लास्ट है, सामूहिक परियोजना कार्य विद्यार्थियों में सहयोगात्मक कौशल के विकास में मदद करती है। ऑप्शन है केवल ए सही है। सेकंड ऑप्शन है ए और बी सही है। थर्ड ऑप्शन है ए और सी सही है। लास्ट ऑप्शन है बी और सी सही है। इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए और सी सही है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। सामाजिक विज्ञान की पद्धति के रूप में क्षेत्र कार्य फील्ड वर्क से क्या लाभ है। ऑप्शन है, छात्रों को प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान करता है। थर्ड ऑप्शन है, प्रत्यक्ष प्रस्तुत करना, प्रस्ताव करना, तर्क करने के कौशल विकसित करता है। थर्ड है, तथ्यों को याद रखने में मदद करता है। लास्ट है, विद्यार्थियों को ज्ञान परीक्षण में मदद करता है। तो सामाजिक विज्ञान पद्धति के रूप में क्षेत्र कार्य फील्ड वर्क से क्या लाभ होता है। तो इससे जो लाभ होता है, तो ऑप्शन फर्स्ट ही, छात्रों को प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान करता है। आप कहेंगे सेकंड भी तो सही है, तथ्यों को यह भी तो सही है, लेकिन जो सबसे ज्यादा सही है ऑप्शन फर्स्ट ही सही है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। लोकतंत्र में एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात ही चुनाव क्यों होते हैं। पहला कथन है, सरकार का उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए। सेकंड है, दलों का समान राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए। थर्ड है, राजनीतिक वाद विवाद तथा जन संवाद को प्रोत्साहित करने के लिए। लास्ट है, यह एक प्रथागत प्रक्रिया है। ऑप्शन है पहला ए, बी और सी सही है। सेकंड है बी, सी और डी सही है। थर्ड है ए, बी और डी सही है। लास्ट है ए, बी, सी और डी सही है। इसमें जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन सही है, ए, बी और सी सही है। डी गलत है। यह एक प्रथागत प्रक्रिया नहीं है। बाकी ऑप्शन है तीनों सही है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। आत्मन की अवधारणा पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। ऑप्शन है पहला केस स्टडी। सेकंड ऑप्शन है विचार मंथन। थर्ड ऑप्शन है प्रदर्शन। लास्ट ऑप्शन है सर्वेक्षण। इसमें जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रदर्शन। आत्मन की अवधारणा पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका आपका प्रदर्शन है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। कथन, भारतीय संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का प्रावधान मौलिक अधिकारों से करता है। यह अनुमान लगाता है कि। कथन है दोस्तों पहला, यह बहुसंख्यकों द्वारा संभाव्य सांस्कृतिक प्रभुत्व के समक्ष अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करता है। सेकंड है, यह बहुसंख्यकों द्वारा किसी तरह के भेदभाव से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करता है। थर्ड है, यह अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा करता है। लास्ट है, यह अल्पसंख्यकों को आर्थिक अवसरों की गारंटी प्रदान करता है। सही विकल्प का चयन कीजिए। ए, बी और सी सही है। सेकंड ऑप्शन है बी, सी और डी सही है। थर्ड ऑप्शन है ए, बी और डी सही है। लास्ट ऑप्शन है ए, बी, सी और डी सही है। इसमें जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन ए, बी और सी सही है। डी की जो कि गलत है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे उपयुक्त है। आपसे पहले कथन दिए गए, तथ्यों को स्मरण पर न्यूनतम बल देना तथा समझने पर केंद्रित करना। सेकंड है, संकल्पनाओं के स्पष्टीकरण को केंद्रित करना। थर्ड है, परीक्षा निर्देशों के आधार पर और शिक्षक के विषय वस्तु से अनभिज्ञता के कारण पाठ्य पुस्तकों के कुछ विषयों को छोड़ देना। ऑप्शन है ए, बी और सी सही है। सेकंड ऑप्शन है ए और बी सही है। थर्ड ऑप्शन है बी और सी सही है। लास्ट ऑप्शन है ए और सी सही है। इसमें जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सेकंड ऑप्शन सही है। इसमें
ए और बी सही है, केवल सी जो कि गलत है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। ये दो मौलिक अधिकार है जिनकी मांग पर हस्ताक्षरित समूह बल दे सकते हैं ताकि उनके समर्थन में गरिमामय और समानता का व्यवहार किया जाए। वे हैं क्या है दोस्तों? पहला कथन है समानता का अधिकार, सेकंड है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, थर्ड है शोषण के विरुद्ध अधिकार, लास्ट है स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा मांग है दोस्तों जिसे मांग सकते हैं? दो मौलिक अधिकार आपको बताना है। ए और बी है, बी और सी है, सी और डी है, या फिर लास्ट है ए और डी है। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, ए और बी दोस्तों। समानता का अधिकार और संस्कृति और शैक्षणिक अधिकार, ये दो अधिकार व्यवहार किया जाए वे हैं ये। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। राज्य शासन की कार्यप्रणाली से संबंधित निम्नलिखित आकलन प्रश्न ए तथा बी पर विचार करें। ये है दोस्तों, प्रेस वार्ता का क्या उद्देश्य होता है, या विधानसभा में होने वाले बहस से किस तरह अलग है। थर्ड है, सेकंड कथन है उन निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है जो सत्ता दल के सदस्य नहीं होते हैं तो सरकार के फैसले पर सवाल उठाते हैं। कह रहे हैं कि सही विकल्प का आपका चयन बताना है। इसमें जो पहला ऑप्शन है ये संज्ञानात्मक ज्ञान की जांच करता है, जबकि बी तथ्यात्मक ज्ञान की। यही आपका सही होगा दोस्तों, ये आपका संकल्पनात्मक ज्ञान की जांच कर रहा है, जबकि बी आपका तथ्यात्मक ज्ञान की जांच कर रहा है। बाकी ये गलत है दोस्तों, बी संकल्पनात्मक ये नहीं, दोनों ये भी है, ये तीनों गलत है। बाकी ऑप्शन फर्स्ट है करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आदिवासी समाज की विशिष्टता का श्रेय जाता है, किसे जाता है? फर्स्ट कथन है जाति व्यवस्था के प्रचलन को, सेकंड है दूसरे प्रचलित धर्मों से भिन्न अनेक प्रकार के जनजाति धर्मों के प्रचलन को, थर्ड कथन है विशिष्ट भाषा के प्रयोगों को, लास्ट है उच्च नीच की कम उपस्थिति को। ऑप्शन है ए बी और सी सही है, सेकंड ऑप्शन है बी सी और डी सही है, लास्ट है ए बी और डी सही है, लास्ट है वो थर्ड था ए बी और डी सही है, लास्ट है ए बी सी और डी सही है। करेक्ट आंसर इसमें सेकंड हो जाएगा, बी सही है, सी सही है, डी सही है। एक ही जो गलत है कि जाति व्यवस्था का प्रचलन को, तो यह गलत है, बाकी श्रेष्ठा जाता है बी सी और डी को। दोस्तों इसी के साथ ये क्लास समाप्त करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए थे दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। अगर हम सब हिंदी की बात करें तो हिंदी में टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 15 क्वेश्चन आपके आते हैं पेडागोजी से और 15 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं गद्यांश पद्यांश से। तो यहाँ से गद्यांश पद्यांश शुरू होता है। पहले कह रहे हैं गद्यांश यहाँ से शुरू हो रहा है। इच्छा से प्रेरित होकर लोग उन्नत के मार्ग पर चलने लगते हैं। अपनी यात्रा के आरंभ में वे अपनी प्रगति में बाधा डालने वाली सैकड़ों व्यक्तिगत और सामाजिक खामियों का पता लगाते हैं। उन आदि मानवों ने सुख प्राप्त करने की अपनी सहज इच्छा से प्रेरित होकर भी इन खामियों के खिलाफ संघर्ष किया। हालांकि प्रगति प्राप्त करने के लिए कोई व्यवस्थित तरीका उपलब्ध न होने के कारण वे बहुत कमजोर थे। आगे कह रहे हैं मानव अस्तित्व त्रिपक्षीय है, भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक। अपनी यात्रा के प्रारंभिक चरण में सुदूर अतीत के अंधेरे युग में मानव ने अकेले भौतिक और मानसिक क्षेत्रों में प्रगति की। मानव संरचना में रूपात्मक परिवर्तन अब भी हो रहे हैं और भविष्य में भी होंगे। मनुष्य भविष्य में ऐसे उल्लेखनीय परिवर्तनों से गुजरेगा जो आज के लोगों के लिए लगभग अपरिचित होंगे। हम यह नहीं कह सकते कि उन आरंभिक मनुष्य ने वास्तव में कोई महत्वपूर्ण आध्यात्मिक प्रगति की थी। हालांकि उन्होंने जो भी उन्नत की वह किसी भी तरह से महत्वहीन नहीं थी। अब क्वेश्चन की तरफ हम सब बढ़ते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, विशेषण विशेष का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन है पहला रूपात्मक परिवर्तन, सेकंड ऑप्शन है अंधेरे युग, थर्ड है मानव अस्तित्व, लास्ट है आध्यात्मिक दुनिया। इसमें विशेषण विशेष का उदाहरण नहीं है, यह ग्रामर से क्वेश्चन है। ग्रामर से क्वेश्चन आपको 3 या 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा मानव अस्तित्व। यह आपका विशेषण विशेष का उदाहरण नहीं है, बाकी सभी विशेषण विशेष के उदाहरण हैं। अगला जो क्वेश्चन है, उन्नति प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य क्या करे दोस्तों? अपनी खूबियों को जान ले, सेकंड ऑप्शन है अपनी कमियों को जान ले, थर्ड ऑप्शन है अपने लक्ष्य की ओर चलता रहे, या फिर लास्ट है संघर्षरत रहे और विद्रोह करे। उन्नति प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों? अपनी कमियों को जान ले,
जब तक मनुष्य अपनी कमियों को नहीं जानेगा तो वह उन्नत कैसे कर पाएगा। इसलिए मनुष्य अगर अपनी कमियों को जान गया तो उन्नत कर जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि परिवर्तन महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। सेकंड ऑप्शन है परिवर्तन मानव जीवन का सत्य है। थर्ड ऑप्शन है परिवर्तन अपरिपक्वता को दर्शाते हैं। फोर्थ ऑप्शन है परिवर्तन तीव्र गति से होते हैं। तो गद्यांश के अनुसार क्या कहा जा सकता है, परिवर्तन जो कैसा होता है, परिवर्तन मानव जीवन का सत्य है दोस्तों, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। तो यही ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन सही है, परिवर्तन मानव जीवन का ही सत्य है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अध्यात्म शब्द में इक प्रत्यय लगाने पर शब्द बनेगा। अगर हम सब अध्यात्म शब्द है इसमें इक प्रत्यय लगा दें तो कौन सा शब्द बनेगा। पहला ऑप्शन है आध्यात्मिक बनेगा, सेकंड ऑप्शन है आध्यात्मिक बनेगा, थर्ड ऑप्शन है आध्यात्मिक, या फिर लास्ट ऑप्शन है आध्यात्मिक तमिक है। तो राइट आंसर इसमें क्या बनेगा, एक प्रत्यय लगाने पे क्या बनेगा, ऑप्शन सेकंड सही होगा, आध्यात्मिक बनेगा दोस्तों। सेकंड इज राइट आंसर। एक मिनट क्या करें, हाँ एक प्रत्यय ना आध्यात्मिक बनेगा दोस्तों, यह सही होगा, थर्ड ऑप्शन सही है ना कि इसमें सेकंड ऑप्शन। इसमें क्या कह रहा है, इसमें बड़ी छोटी है ना, तो यह ऑप्शन आपका सही होगा, आध्यात्मिक होगा ना कि आध्यात्मिक होगा, यह गलत है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। मानव शब्द में किस प्रत्यय और उपसर्ग का प्रयोग संभव है। मानव में हम सब कौन सा प्रत्यय और कौन सा उपसर्ग लगा सकते हैं। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है ई और अ लगा सकते हैं, सेकंड है ई और अन लगा सकते हैं, थर्ड है इत अ लगा सकते हैं, लास्ट है ई और सु लगा सकते हैं। मानव शब्द में हम सब अगर प्रत्यय की बात करें तो ये लगा सकते हैं मानवीय, और उपसर्ग की बात करें तो आप उपसर्ग लगा सकते हैं, यह संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। मानव के कौन से तीन पक्ष हैं दोस्तों। लाइन में कहा गया था ना कि मानव के तीन पक्ष होते हैं, कौन कौन से। पहला ऑप्शन है आध्यात्मिक त्रिपक्षी भौतिक, सेकंड ऑप्शन है सांसारिक मानसिक आध्यात्मिक, थर्ड ऑप्शन है भौतिक मानसिक सांसारिक, लास्ट ऑप्शन है भौतिक मानसिक आध्यात्मिक। आपको पता होगा इसमें जो फोर्थ ऑप्शन सही है, भौतिक की बात करता है, मानसिक की बात करता है और आध्यात्मिक की बात करता है। मानव के ही तीन पक्ष बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। आदि मानव ने खाली जगह क्षेत्र में प्रगति की, परंतु फिर खाली जगह क्षेत्र में प्रगति नहीं कर सका। इसमें आदि मानव की बात करना बता रहे हैं कि आदि मानव ने एक क्षेत्र में प्रगति की, वह कौन सा क्षेत्र था और किसमें नहीं की उसको बताना है। पहला ऑप्शन है आध्यात्मिक भौतिक, सेकंड ऑप्शन है भौतिक मानसिक, थर्ड ऑप्शन है भौतिक आध्यात्मिक, लास्ट ऑप्शन है मानसिक और भौतिक। इसमें जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा भौतिक और आध्यात्मिक दोस्तों। आदि मानव ने भौतिक में प्रगति तो की थी लेकिन आध्यात्मिक प्रगति नहीं किया था। अगला क्वेश्चन है उल्लेखनीय परिवर्तन से तात्पर्य है। उल्लेखनीय परिवर्तन से क्या तात्पर्य है। बड़े बड़े परिवर्तन, सेकंड ऑप्शन है महत्वपूर्ण परिवर्तन, थर्ड ऑप्शन है पुस्तकों में उल्लिखित परिवर्तन, लास्ट ऑप्शन है पुरस्कृत परिवर्तन। उल्लेखनीय परिवर्तन से जो तात्पर्य होता है ऑप्शन महत्वपूर्ण परिवर्तन से है, ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। प्रगति प्राप्त करने की व्यवस्था, व्यवस्थित तरीका किसके पास नहीं था दोस्तों। किसकी बात करें, प्रगति की बात करें। सभी मनुष्य के पास, सभी अज्ञानी मानवों के पास, थर्ड ऑप्शन है सभी अव्यवस्थित आदि मानवों के पास, लास्ट ऑप्शन है आदि मानवों के पास। प्रगति प्राप्त करने की जो व्यवस्थित तरीका किसके पास नहीं था, ऑप्शन फोर्थ सही है, आदि मानवों के पास नहीं था। तो ऑप्शन इसमें फोर्थ इज करेक्ट आंसर। अब यहाँ से कविता दिया गया है, कविता को पढ़ना है और इससे जो क्वेश्चन बना हुआ उसको आपको सॉल्व करना पड़े। यहाँ से कह रहे हैं कविता है, कट गया है शीश पर ये शीश है झुका नहीं, राही उसी का नाम है जो राह में रुका नहीं। एक दिन प्रकाश होता है कितना भी अंधकार हो, सत्य के विजय सदा असत्य की हार हो। सच्चाई साथ में रहे कैसा भी अपना अंत हो, सत्य की विजय सदा, आगे बढ़ रहे हैं, सत्य की विजय सदा असत्य की हार हो। सच्चाई साथ में रहे कैसा भी अपना अंत हो, सत्य की विजय सदा असत्य की हार हो। यह तो कविता हो गया। अभी से जो क्वेश्चन बने हैं क्वेश्चन में बढ़ते हैं।
एक कविता में खाली जगह किस पर सर्वाधिक बल दिया गया है? ऑप्शन ए प्रकाश पर दिया गया है, अंधकार पर दिया गया है, सत्य पर दिया गया है, राह पर दिया गया है। कविता में किस पे बल दिया है? बार बार सत्य की ही तो बात किया जा रहा है कि सत्य की विजय हो, असत्य की हार हो। तो ऑप्शन इसमें थर्ड इज राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है, अंधकार खाली जगह का प्रतीक नहीं है। किसका प्रतीक नहीं है? बुराई का, निराशा का, चुनौती का, समाधान का। अंधकार जो है किसका प्रतीक नहीं है? ऑप्शन इसमें फोर्थ सही है, समाधान का प्रतीक नहीं है अंधकार। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कविता के अनुसार राही की विशेषता है। राही की क्या विशेषता है? पहला ऑप्शन है हर तरह से काम निकालना। सेकंड ऑप्शन है हर तरह के मार्ग पर चलते रहना। थर्ड ऑप्शन है हर परिस्थिति में विजयी रहना। या फिर लास्ट ऑप्शन है हर परिस्थिति में कार्यरत रहना। तो इसमें जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ। कविता के अनुसार राही की क्या विशेषता है? हर परिस्थिति में कार्यरत रहना, हर परिस्थिति में अडिग रहना। तो यही राही की विशेषता है। अगला क्वेश्चन है, कविता के अनुसार किसी भी स्थिति में ऑप्शन पहला है सिर नहीं कटना चाहिए। सेकंड ऑप्शन है अंधकार नहीं होना चाहिए। थर्ड ऑप्शन है स्वाभिमान बना रहना चाहिए। लास्ट ऑप्शन है दुखी नहीं होना चाहिए। कविता में जो कह रहे हैं कि हमको किसी भी परिस्थिति स्थिति में स्वाभिमान बना रहना चाहिए। ऑप्शन इसमें थर्ड इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। समूह से भिन्न शब्द युग में कौन सा है? हार बिहार, सत्य असत्य, जय पराजय, प्रकाश अंधकार। इसमें से कौन सा शब्द भिन्न है? आप कहेंगे फर्स्ट ही हार बिहार नहीं होगा, हार और जीत होना चाहिए। तो ये मेल खाता नहीं, तो हार बिहार कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, इस कविता का मुख्य स्वर क्या है? तमस है, ओज है, श्रृंगार है, देशभक्ति है। किसकी बात कर रहे हैं? आप कहेंगे इसमें तो ओज की बात कर रहे हैं। ओज मतलब कि अपने अंदर जो आपके अंदर उत्तेजना है, उत्साह है, हमको अपने सफलता, अपने जो हमारा एम्स है उसे हमको पार पाना है, हमको सफलता हर हाल में लेना है। वही करें कि अपने अडिग रहो और अपना जो आपका जो टारगेट है उसे पूरा करो, वो यही करें। यह ओज इसमें इस कविता का मुख्य स्वर क्या है? ओज है। अगला जो क्वेश्चन है करें, अब यहां से आपके क्वेश्चन पेडागॉजी के क्वेश्चन शुरू होते हैं। कोझिकोड की एक विशेष समुदाय में बोली जा रही मलयालम इसी स्थान पर दूसरे के द्वारा बोली जा रही मलयालम से थोड़ी सी भिन्न है। विशेष समुदाय द्वारा बोली जा रही मलयालम को किस रूप में जाना जाएगा? ऑप्शन है पहला मलयालम के दो प्रकार हैं, मलयालम की क्षेत्रीय बोली है। थर्ड ऑप्शन है मलयालम की सामाजिक बोली है। लास्ट ऑप्शन है ये दो भिन्न भिन्न भाषाएं हैं। आप कहेंगे इसमें जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। दोस्तों मलयालम की ये सामाजिक बोली है। दोस्तों मलयालम की क्षेत्रीय बोली नहीं आप कहेंगे, दो लोग बोले अलग अलग बोले, ये सामाजिक बोली है। कोई किस प्रकार से बोल रहा है, कोई किस प्रकार से बोल रहा है। तो अगले क्वेश्चन चलते हैं। नीचे दिए गया अधिगम कार्य शिक्षार्थियों के भिन्न भिन्न समूहों में करने के लिए दिया गया। पता लगाएं कि शब्द संपदा के अधिगम की इस गतिविधि के किस रूप में जाना जाएगा। निम्नलिखित शब्दों से संबंधित शब्द और वाक्य का पता लगाइए। परिवार, संबंध, भावनाएं। ऑप्शन है थीम आधारित शब्दावली है, शब्द समूह है, समूह शब्दावली है, शब्द जाल है। परिवार, संबंध, भावनाएं ये किससे संबंधित है? आप कहेंगे आप ईवीएस में अगर पढ़े होंगे ये थीम से संबंधित है ना दोस्तों। जो थीम और उप थीम होते हैं, परिवार, संबंध या आपके थीम के ही अंतर्गत आते हैं। थीम आधारित शब्दावली है। वह भाषा क्या है जिसका प्रयोग हम दिन प्रतिदिन के लिए आमने सामने के अंतःक्रिया के लिए करते हैं? ऑप्शन है संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा निपुणता। सेकंड ऑप्शन है बुनियादी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल। थर्ड ऑप्शन है संप्रेषणात्मक भाषा कौशल। फोर्थ ऑप्शन है अंतर्वैयक्तिक भाषा निपुणता। क्या कहा जाएगा? ऑप्शन इसमें जो सही है सेकंड ऑप्शन सही है, बुनियादी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मिडिल स्तर पर अध्यापन करने वाले अध्यापक एक
पाठ्य सामग्री छोटी कहानी पठन के लिए देती है और कहती है कि सत्ता या न्याय के दृष्टिकोण से इस पाठ्य सामग्री के अर्थ व विचार पर चर्चा करें। अध्यापक अपने शिक्षार्थियों में किसका विकास करने की चेष्टा कर रही है? ऑप्शन है पहला समालोचनात्मक साक्षरता कौशल, सेकंड ऑप्शन है समालोचनात्मक शिक्षा शास्त्र, थर्ड ऑप्शन है समालोचनात्मक भाषा विकास, फोर्थ ऑप्शन है उच्च स्तरीय भाषा कौशल। इसमें जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट समालोचनात्मक साक्षरता कौशल। अगला जो क्वेश्चन है, व्याकरण के शिक्षण अधिगम में प्रक्रियात्मक ज्ञान क्या है? ऑप्शन पहला है यह जानना कि व्याकरणिक प्रश्न तत्वों को कैसे किया जाए, सेकंड ऑप्शन है व्याकरणिक तत्वों के बारे में ज्ञान, थर्ड ऑप्शन है व्याकरणिक तत्वों के नियमों को जानना, फोर्थ ऑप्शन है भाषा और उसकी संस्कृति को जानना। तो राइट आंसर इसमें फर्स्ट हो जाएगा अधिगम प्रक्रियात्मक ज्ञान का क्या है दोस्तों? यह जानना कि व्याकरण प्रश्न तत्वों को कैसे किया जाए। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। कक्षा 7 की अध्यापिका जोड़ियों पेयर्स में कार्य करवाने वाली गतिविधियां करवा रही है, जिसमें सभी जोड़ियों पेयर्स को 10 वाक्य की कहानी पर काम करने के लिए देती है। पहली जोड़ीदार पहला वाक्य पढ़ती है और दूसरी जोड़ीदार उस वाक्य को लिखती है। अब दूसरी जोड़ीदार दूसरे वाक्य पढ़ती है और पहली जोड़ीदार उस दूसरे वाक्य को लिखती है। इस तरह से दोनों जोड़ीदार कहानी पूरी करते हैं। बाद में मूल कहानी से अपने लिखे हुए की तुलना करते हैं। इस गतिविधि को क्या कहेंगे? ऑप्शन पहला पारस्परिक लेखन, सेकंड ऑप्शन है पारस्परिक श्रवण, थर्ड ऑप्शन है वाक्य श्रुति लेख, लास्ट ऑप्शन है पारस्परिक श्रुति लेख। इसे जो कहा जाएगा ऑप्शन फोर्थ, इसे पारस्परिक श्रुति लेख कहा जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, करें निम्नलिखित में से कौन सा सांकेतिक भाषा के बारे में सही नहीं है? सांकेतिक भाषा की बात करें जो इसे हम इशारों के द्वारा जो बताया जाता है वही आपका सांकेतिक भाषा कहा जाता है। इसके कथन में क्या सही नहीं है? सांकेतिक भाषा के बहुत से प्रकार हैं। सांकेतिक भाषा प्राकृतिक भाषा है, थर्ड ऑप्शन है सांकेतिक भाषा की व्याकरण नहीं होती है, लास्ट ऑप्शन है सांकेतिक भाषा व्याकरण होती है। तो इसमें जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड दोस्तों, सांकेतिक भाषा की व्याकरण नहीं होता है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। त्रिभाषा सूत्र के बारे में कौन सा कथन सही है? त्रिभाषा सूत्र की बात करें, पहला का ऑप्शन मातृभाषा घर की भाषा क्षेत्रीय भाषा प्रथम भाषा के रूप में, सेकंड है अंग्रेजी हिंदी घर की भाषा स्थानीय भाषा प्रथम भाषा के रूप में, थर्ड है मातृभाषा घर की भाषा हिंदी प्रथम भाषा के रूप में, लास्ट है मातृभाषा घर की भाषा अंग्रेजी प्रथम भाषा के रूप में। तो इसमें जो कि करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा मातृभाषा घर की भाषा क्षेत्रीय भाषा प्रथम भाषा के रूप में, यही ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। उपचारात्मक शिक्षण किसके लिए है? ऑप्शन है पहला उन शिक्षार्थियों के लिए जिन्हें भाषा अधिगम के कुछ आयामों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, सेकंड है उन अध्यापकों के लिए जिन्हें भाषा सीखने वाले कुछ विद्यार्थियों के लिए अपने शिक्षण में सुधार की जरूरत है, थर्ड है उन शिक्षार्थियों और अध्यापकों के लिए जिन्हें अपने शिक्षण अधिगम युक्तियों को समझने और बदलने सुधार लाने की जरूरत है, लास्ट है उन शिक्षार्थियों और अध्यापकों के लिए जो भाषा की परीक्षा में अधिक अंक लाना चाहते हैं। तो इसमें जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा था ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर, उन शिक्षार्थियों और अध्यापकों के लिए जिन्हें अपने शिक्षण अधिगम युक्तियों को समझने और बदलने सुधार लाने की जरूरत है। अगला जो क्वेश्चन है, शिक्षण की वह विधि जिसमें अध्यापक और 4 विद्यार्थी विभिन्न भूमिकाओं के साथ एक सहयोगात्मक अधिगम समूह का गठन करते हैं, पाठ वस्तु की विषय वस्तु पर संवाद किया जाता है जिससे समीपस्थ विकास का क्षेत्र सृजित होता है और परिणामतः पठन बोध में सुधार होता है। यह विधि को क्या कहेंगे? ऑप्शन है पहला ऑप्शन है व्याकरण अनुवादिक विधि, सेकंड ऑप्शन है पारस्परिक शिक्षण विधि, थर्ड ऑप्शन है संरचनात्मक उपागम, लास्ट ऑप्शन है मॉडल पठन। इसमें जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन पारस्परिक शिक्षण कहा जाएगा दोस्तों, पारस्परिक शिक्षण। अगले क्वेश्चन चलते हैं। एक भाषा अध्यापक अंग्रेजी में कहानी सुनाते हैं और शिक्षार्थियों से कहते हैं कि उन्हें जो भी भाषा आती है उस भाषा में यह कहानी समूह में सुनाएं, फिर कक्षा में सामान्य भाषा में ही यही कहानी सुनाएं।
इस शिक्षण शास्त्री युक्त को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है पहला परिभाषा व्यवहार, सेकंड ऑप्शन है बहुभाषिक नीति, थर्ड ऑप्शन है बहुभाषा शिक्षण, लास्ट ऑप्शन है भाषा अर्जन। अब देखिए इसमें तो भाषा अर्जन तो होगा नहीं, अब बचा क्या आपके पास? तीन ऑप्शन बचे, ये परिभाषा व्यवहार कहलाएगा, ऑप्शन फर्स्ट ही इसमें राइट होगा। अगला जो क्वेश्चन है, एक शिक्षार्थी किसी विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए समाचार पत्र से समाचार पढ़ती है, इस पठन को क्या कहेंगे? ऑप्शन क्या पढ़ क्या रहे? विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए दोस्तों, इसे कहेंगे समालोचनात्मक चिंतन, सेकंड ऑप्शन है सरसरी तौर पर पठन, थर्ड ऑप्शन है बारीकी से पठन, लास्ट ऑप्शन है अध्ययन कौशल। वो विशिष्ट जानकारी चाहिए उसे, इसलिए वो पर समाचार पत्र को पढ़ रही है। राइट आंसर इसमें हो जाएगा बारीकी से पठन। जब आप बारीकी से पढ़ेंगे तभी से विशिष्ट जानकारी आपको मिलेगा। अगला जो क्वेश्चन है, आंतरिक भाषिक पहचान क्या है? पहला ऑप्शन है शिक्षार्थी के निर्णय कुछ तो सहजता भाषा में और कुछ लक्ष्य भाषा में समान होते हैं। सेकंड है शिक्षार्थी के निर्णय सहजता भाषा में कुछ और कुछ लक्ष्य में भाषा कुछ असमान होते हैं। थर्ड है शिक्षार्थी का यह निर्णय कि सहजता भाषा का ज्ञान द्वितीय भाषा के अधिगम में अवरोध पैदा करता है। फोर्थ है शिक्षार्थी की यह समझ कि विभिन्न भाषाओं का अधिगम विभिन्न योग्यताओं का आधार समय अनुशासन है। तो इसमें जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, शिक्षार्थी के निर्णय कुछ तो सहजता भाषा में कुछ लक्ष्य भाषा में समान होते हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं। कक्षा 6 के शिक्षार्थी श्रेया अपने पिता के स्थानांतरण के कारण पंजाब के जलंधर से तमिलनाडु के मदुरई जाती है। वह मातृभाषा के कारण पंजाबी जानती है, विद्यालय में द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी भी जानती है। उसने अपने पड़ोसियों की मदद से तमिल बोलना और पढ़ना सीख लिया। उसके द्वारा जानी गई भाषाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है पहला पंजाबी और तमिल भाषा अर्जन है और अंग्रेजी भाषा अधिगम के अंतर्गत आएगी। सेकंड ऑप्शन है तमिल भाषा अर्जन और अंग्रेजी तथा पंजाबी भाषा अधिगम के अंतर्गत आएगी। थर्ड है तमिल, ये सभी तीन भाषाएं पंजाबी तमिल अंग्रेजी भाषा अधिगम के अंतर्गत आएंगी। लास्ट है अंग्रेजी भाषा अर्जन पंजाबी और तमिल भाषा अधिगम के अंतर्गत आएगी। देखिए अर्जन मतलब होता है जो बच्चा शुरू से सीखे, जो बच्चा अपने परिवार में सीखे, अपने मम्मी पापा से सीखे, वह अर्जन होता है उस भाषा। अधिगम मतलब जो बच्चा सीखे, अलग से सीखे, जैसे पंजाबी और तमिल तो वह भाषा आपका अर्जन कहलाएगा और अधिगम अंग्रेजी क्या कहलाएगा? वह अधिगम कहलाएगा। ऑप्शन इसमें फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। क्योंकि वह तमिल कैसे सीखी? तमिल वह आसपास के रहने वालों से सीख गई, पड़ोसियों की मदद से। यहाँ पे देखिए पड़ोसी की मदद से सीख रही है ना, इसलिए यह अर्जन कहा जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विस्तृत पठन का उद्देश्य नहीं है? विस्तृत पठन कह रहे हैं सराहना बोध के लिए पठन, थर्ड और सेकंड है वैरुएशन के लिए पठन, थर्ड है व्याकरण अधिगम के लिए पठन, आनंद के लिए पठन। इसमें विस्तृत पठन आपको कौन सा ऐसा इसमें पठन है जो विस्तृत पठन के लिए नहीं जरूरी है? ये लास्ट क्वेश्चन है, यह इसमें थर्ड ऑप्शन व्याकरण अधिगम के लिए पठन। यह विस्तृत पठन के लिए पठन का उद्देश्य नहीं है।